बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है एंड देन व्हेन दे पुट दिस मच एफर्ट और उसके बाद उनको जॉब मिलती नहीं है, मिले तो वो 30,000 40,000 स्टार्ट जॉब मिलती है, इट्स टू लेस। पेन आपको तभी होगी जब स्टूडेंट पेन करेगा। 2 घंटे की मीटिंग एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ बैठ के क्यों कर रहा हूँ? व्हाई आई एम डूइंग दैट? इज समथिंग रॉन्ग द फैमिली में कुछ हो गया है जिसकी वजह से बच्चा अपसेट है और वो नहीं पढ़ पा रहा। क्या टीचर का कसूर है? एक बच्चा बाहर से PhD करके आता है तो उसको टीचर लगा देते हैं आप। Why we do that? We are teaching and we are getting very less salary. वो सैलरी पे ले आते हैं। We did PhD and we are getting peanuts. A person sitting in an industry is getting this much and he is not even a PhD. Why I have to this extra thing? अगर आप मुझे पे ही नहीं ठीक कर रहे। किसने हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जो है वो तोड़ दिया, ख़राब कर दिया? सब जिम्मेदार। मैं भी जिम्मेदार हूँ। बाप काम कर रहा है, माँ क्या वो कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर अपना कमेंट कर सके। इफ़ समवन इज़ डॉक्टर तो वो आपको AI में गाइड नहीं कर सकेगा। टीचिंग मुझे अच्छी लगती थी। टीचिंग नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सिस्टम के हवाले से मसले मसाइल थे। आई यूज टू टीच माई पीयर्स ड्यूरिंग माई बैचलर्स। पेपर पे काम हो रहा है, एक्चुअल में कौन कितना उसको कंप्लाई कर रहा है, ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है, नाउ दैट इज़ ए क्वेश्चन। जब मैंने MS किया, जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन हुई फाइनल, तीसरे दिन में लेक्चरर था। क्या मुझे पढ़ाना आता? नहीं सीखा ना, पता ही नहीं, वो खड़ा होता है लेक्चर देता चला जाता है। शुरू अल्लाह के पाक 99 नामों से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान में एक बाप सारी ज़िंदगी फीसें भरने में लगा देता है, वो पार्ट टाइम लगाता है, ओवर टाइम करता है, अपने रिश्तों को तोड़ देता है, अपने सपनों को कुचल देता है इस उम्मीद से कि जब शायद मेरे बच्चे की डिग्री हो जाए तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आज उस बच्चे के पास डिग्री तो है मगर काम नहीं, और वो बच्चा अंदर से टूटा हुआ है क्योंकि उसने वो सब कुछ किया जो सिस्टम ने उसे करने को कहा। उसने अपनी अटेंडेंस पूरी की, सिस्टम ने कहा कि मुझे असाइनमेंट्स दो, उसने असाइनमेंट्स दी, सिस्टम ने कहा रट्टा मारो, उसने रट्टा मारा, सिस्टम ने कहा एग्ज़ाम्स दो, उसने एग्ज़ाम्स दिए। लेकिन शायद अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम इतना मैच्योर नहीं था कि उसे रियल इंडस्ट्री के चैलेंजेस के हवाले से तैयार कर पाता। ये एक बड़ा मसला है। मैंने अपनी जर्नी में एक ही चीज़ सीखी है कि यहाँ पे सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो थ्योरेटिकल नॉलेज रखते हैं और दूसरे वो जो दर्द जानते हैं। और मैं राना शेरोफ आपके पास वो कन्वर्सेशंस लाता हूँ जो किसी टेक्स्ट बुक्स में नहीं मिलती, बल्कि किसी के रात के 3 बजे के अंधेरों में, किसी के फेलियर के बाद या किसी के ब्रेक थ्रू के बाद जन्म लेती हैं। आज बेसिकली मेरे पास जो गिफ्ट है, इट्स बिना मोर देन 2 जनरेशन्स, ऑलमोस्ट 18 साल हो चुके हैं वो सिस्टम में हैं। सिस्टम के लूप होल्स को जानते हैं, स्ट्रेंथ क्या हैं, वीकनेसेस क्या हैं, वो स्टूडेंट्स का दुख जानते हैं, सक्सेस स्टोरीज जानते हैं। वो इस सिस्टम को, इस सिस्टम में हैं भी, इस सिस्टम के साथ लड़ भी रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर डॉक्टर सुहेल साहब की। सर, वेलकम टू द शो। Thank you so much, Sharaf. It's a pleasure to be on your show and topic, well, it's a very important and relevant topic. आजकल ये टॉपिक जो है हर घर का एक मेन टॉपिक है कि क्या एजुकेशन दी जाए, क्या स्किल सेट बच्चों को दिया जाए, और फ्यूचर रेडीनेस पे बात होती है कि जी बच्चे जो है वो फ्यूचर में क्या ऐसे कैरियर्स हैं या कौन सी ऐसी डोमेन है जॉब के हवाले से या एंटरप्रेन्योरशिप के हवाले से या इसके अलावा जो पढ़ाई के हवाले से उसमें क्या चीज़ ऑप्ट की जाए। तो इस पे पेरेंट्स काफ़ी परेशान हैं और उनको इतना आइडिया नहीं है कि जी व्हाट टू ऑप्ट, क्योंकि जब हम माजी में देखते हैं तो हमारे पास कुछ सर्टन डोमेन्स थी और वी आर वेरी क्लियर अबाउट दैट कि जी ये चीज़ें जो हैं वो बच्चों को हमने बतानी है कि जी ये वाली डोमेन ले लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, साइंटिस्ट बन जाओ या वकील बन जाओ। बट नाउ थिंग्स आर चेंज्ड क्वाइट रिसेंटली। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने कहा है कि बाय 2030 वी हैव ऑलमोस्ट 190 मिलियन जॉब्स जो क्रिएट होंगी। उनमें से तकरीबन 78 मिलियन जॉब्स ऐसी होंगी जो कि नहीं होंगी, लाइक दे आर चेंज्ड, टोटली चेंज्ड, न्यू वंस। तो नाउ हैविंग सेड दैट हम अपने बच्चों को
करियर पाथ के हवाले से कैसे गाइड कर सकते हैं. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई होप आज की पॉडकास्ट से इन क्वेश्चंस के आंसर्स मिल सकते हैं. और जो अभी एग्जिस्टिंग बच्चे हैं जो यूनिवर्सिटीज़ में हैं या कॉलेजेस में हैं, वो किस तरह से अपने आप को बेहतर बना सकते हैं या उनको जॉब एक्वायर करने में कैसे मदद मिल सकती है. एंड लास्टली जो बच्चे पास आउट हो चुके हैं, लाइक ग्रेजुएट हो चुके हैं, उनके हवाले से हम कुछ बात करेंगे इंशाल्लाह. तो देखते हैं हाउ इट गोस. सर डेफिनेटली मैं आपकी प्रोफाइल डिस्कस करूं, इन बातों का आपसे बेहतर मुझे नहीं लगता कि कोई जवाब दे सकता है. ठीक है. एंड व्हेन इट कम्स टू द एजुकेशन सिस्टम, पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम या हमारा जॉब क्राइसिस हो या आउटडेटेड सिलेबस हो, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो हम डेफिनेटली कवर अप करेंगे. लेकिन बिफोर गोइंग इनटू द डीप कन्वर्सेशन, आई जस्ट वांट टू नो कि सर आपने कॉमफेड से अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड सफ़र शुरू किया, फिर आप जो है क्वीन मैरी लंदन चले गए, फिर पीएचडी आपकी मलेशिया से है, एंड अभी आप पाकिस्तान में हैं. पाकिस्तान में आपने मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ को सर्व किया, राइट. मुझे आप ये बताएंगे पहले हम आप बात करते हैं बीइंग अ स्टूडेंट. इतनी लंबी जर्नी, बैचलर्स, मास्टर्स, फिर पीएचडी, ठीक है. बीइंग अ स्टूडेंट, वो कौन सा मोमेंट था आपकी ज़िंदगी में जहाँ आपने कहा कि बस मेरी बस है, बहुत पढ़ लिया. फिर आप इतने अरसे से लीडरशिप रोल पे हैं, ठीक है. चलें इस क्वेश्चन के बाद इस क्वेश्चन पर मैं बाद में आता हूँ. पहले आपका हम स्टूडेंट लाइफ जो है ना फेज गुजार देते हैं. व्हाट इज़ द मेन मोटिवेशन के आपने, और वो कौन सा ऐसा था पीरियड कि आपने कहा अब मैं गिव अप कर रहा हूँ. All right. So, okay, looking back, bachelors were fine. It was very nice time that in ComSets, Islamabad. I was one of the position holder in my batch, and तब I don't remember anything bad happened or something like that जो आप कह रहे हैं कि जो होगा. लेकिन yes, in my PhD, I have such instances. वो होते हैं, हर PhD में होते हैं कि जब आपको नहीं पता होता कि where to go. So it's like a blank room and you don't know where to go. My supervisor used to say that's your PhD, you have to do it. So that's the thing. I used to listen to from him, and then but eventually when you keep on doing, consistent हो आप, और वो ये है कि जी आप resilient हो. There is a dip and then you know how to come out of that dip. तो eventually हो जाता है. And frankly speaking, मैंने PhD I think 3.5 years में complete कर ली थी, अल्हम्दुलिल्लाह. एंड लेकिन ये है कि बीच में ऐसे फेजेस आए थे जिसमें मुझे था कि मुझे पता नहीं चल रहा था किधर जाना है, क्या करना है. लाइक यू हैव टू पब्लिश द पेपर एंड यू हैव टू राइट द पेपर. और एट दैट टाइम वी डोंट हैव द ChatGPT और LLM मॉडल्स, और कोई इतनी सपोर्ट नहीं होती थी. यू ओनली हैव बुक्स, वी ओनली हैव गूगल अवेलेबल और आवर सुपरवाइजर. And for PhD you have to put something new, like you cannot do something that already been done. So आपने ऐसा कुछ करना होता है कि जो कि पहले नहीं हुआ. So it's called novelty. So वो novelty achieve करने के लिए you have to push the boundaries. तो और मेरी PhD थोड़ी सी मैथमेटिकल बैकग्राउंड की भी थी, लाइक उसमें मैथ्स काफ़ी ज़्यादा थी, थ्योरेटिकल मॉडल्स काफ़ी ज़्यादा थे, फाउंडेशन. तो उस लिहाज से भी जो है ना एक टफ टाइम मिला मुझे. एंड eventually I have done that. As a student इतना मुझे नहीं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हुआ PhD के अलावा. लेकिन ये है कि उसके बाद yes, there are times जिसमें मैंने ज़िंदगी में बड़े डेप्थ्स देखी and then came out of them, अल्हम्दुलिल्लाह with the help of Allah. फिर चलें स्टूडेंट का तो आपने बता दिया कि भी PhD ये वन ऑफ द टफेस्ट फेज था आपकी लाइफ का. लेकिन उसके बाद अब आप 2008 से मेरा ख्याल है टीचिंग में ही अटैच हैं और इसी पाथ पे हैं. आपने वो तमाम चीज़ें देखी, छोटे लेवल से आप बड़े लेवल पे गए, ठीक है. आपका लीडरशिप रोल है. यहाँ पे कोई ऐसा फेज आया कि नहीं भाई आपको रियलाइज़ हुआ ये टीचिंग जो है ये वाली डोमेन मेरा पाथ नहीं है और मुझे जो है इसको इस फील्ड को गिव अप करना चाहिए? ऑलराइट. सो अगेन कोई ऐसा स्पेसिफिक इंस्टेंट तो नहीं है जिसमें मैं एक बात कर सकूं कि जी ये एक ऐसी चीज़ थी जो है. लेकिन इस अमलगम ऑफ टू थिंग्स, लाइक आई हैव ए प्रोफेशनल लाइफ एज वेल एज ए फैमिली लाइफ. तो फैमिली लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें आई हैं जिसमें मैं बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन में चला गया था. एंड देन आई केम आउट ऑफ दैट थिंग. लेकिन ये है कि यस, प्रोफेशनल लाइफ इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ दैट थिंग, और वो दोनों लिंक्ड होते हैं. इफ़ यू आर सफरिंग इन दैट तो फिर वो वहाँ पे भी आपको इश्यूज आते हैं. लेकिन ये है कि यस, जब सिस्टम के अंदर शुरू किया काम
तो तब चीज़ों की इतनी समझ नहीं थी, तो वो जो सब फॉलो कर रहे थे, आई फॉलोड द सेम. एंड देन एट टाइम व्हेन आई एम गिवन द लीडरशिप रोल, and when I see students not getting jobs, when I see them suffering, they are messaging me, personal messages आते थे, ऐसा job नहीं हो रही, it's been 2 years now, what to do, how to proceed. तो फिर एक अनसीन पेन था जो कि यार व्हाट हैपन, क्यों नहीं हो रहा ऐसे, क्या प्रॉब्लम है. तो वी चेंज्ड अ लॉट इन द करिकुलम, जो हम कर सकते थे अंडर द ऑल द रेगुलेटरी बॉडीज़ की और HEC और ऑल सब इनके होते हुए भी जो चीज़ें हम कर सकते थे अपनी डोमेन में रह के वो की. एंड उसका फल भी मिला, फ़ायदा भी हुआ. इंडस्ट्री के साथ खुद लिंक अप किया इन ए सेंस कि जी हमारे बच्चों को एटलीस्ट इंटर्नशिप्स मिल जाएँ ड्यूरिंग द कोर्स वर्क. वो ये करें कि 4 सेमेस्टर 6 सेमेस्टर में वो इंटर्नशिप्स करें, सो दैट इवेंचुअली जब वो एक ऑफिस एनवायरनमेंट से यूज टू हो जाते हैं और वैसे भी एक PR डेवलप हो जाती है उस इंडस्ट्री के साथ जहाँ वो इंटर्नशिप की, तो चांसेस बन जाते हैं कि वो उसी में प्लेस्ड हो जाते हैं बाद में. तो इस तरह की चीज़ें हुई अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन दिस इज़ ओनली फॉर माई डिपार्टमेंट लेवल थिंग्स जो हमने ये की, और उसमें ऑब्वियसली मेरी जो फैकल्टी थी alhamdulillah I got very good teachers, very good faculty at that time, और बहुत सपोर्टिव थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. अपार्ट फ्रॉम द थिंग कि यूनिवर्सिटी लेवल पे इतनी सपोर्ट नहीं मिलती थी टॉप मैनेजमेंट से, बट ये है कि नीचे फैकल्टी बहुत अच्छी थी और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. ये जो इस तरह के इश्यूज़ आते थे स्टूडेंट से रिलेटेड, वो हमने अच्छे हैंडल किए. लेकिन अगेन ये सिर्फ एक डिपार्टमेंट का है, उसका मसला नहीं है, इट्स ए प्रॉब्लम ऑफ होल पाकिस्तान. और हम देख सकते हैं ख़ास तौर पे सर्टेन डोमेन्स हैं, जैसे इंजीनियरिंग की डोमेन है, वहाँ पे जॉब मार्केट बहुत ज़्यादा श्रिंक हो चुकी है और स्टूडेंट्स आर सफरिंग एंड बैडली सफरिंग. और दो स्टूडेंट्स आर द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग, ये दोनों जो है ना क्रीम समझी जाती है पाकिस्तान की. एंड व्हेन दे आर पुटिंग अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड देन मनी एज वेल, जो आपने भी शुरू में बात की, बच्चों को पढ़ाना बहुत मुश्किल है. एंड देन व्हेन दे पुट दिस मच एफर्ट, और उसके बाद उनको अब तो जॉब मिलती नहीं है, मिले तो वो 30,000 40,000 स्टार्ट जॉब मिलती है, इट्स टू लेस. तो ये पेनफुल है, यस है. और ये चीज़ें मतलब ये हैं कि जिनको देखने की ज़रूरत है कि हाउ टू रिवाइव दिस होल सिस्टम एंड स्ट्रक्चर. उस पर काम भी हो रहा है, अब हो रहा है रिसेंट टाइम्स में काफ़ी काम. तो डेफिनेटली जो मैंने अभी टेक अवे निकाला है वो ये है कि आप इस फील्ड में बाय चॉइस हैं, एंड आपकी जो मोटिवेशन है वो ही इम्पैक्ट क्रिएट करना है, राइट. पेन आपको तभी होगी जब स्टूडेंट पेन करेगा. तो ये जो मैंने बेसिकली आपकी बात में से टेक अवे निकाला है, क्योंकि समटाइम्स होता है कि वाई आप टीचिंग फील्ड में क्यों चले गए, तो ये मैंने आपका जो क्रक्स निकाला है बेसिकली. हाँ, टीचिंग मुझे अच्छी लगती थी. आई यूज़ टू टीच माई पीयर्स ड्यूरिंग माई बैचलर्स. टीचिंग के साथ एक था मेरा कि, और मैंने बैचलर्स के दौरान ही टीच किया अपने जूनियर सेमेस्टर को. आई एम वन ऑफ दोज प्रिविलेज स्टूडेंट्स के जिनको उसे टीएशिप कहा करते थे. तो वो मैंने व्हेन आई वाज इन 8th सेमेस्टर, तो मैंने 7th सेमेस्टर को एज ए टीए पढ़ाया था, इवन बिफोर पासिंग माई डिग्री. तो वो एक टीचिंग का जो है ना वो शुरू से था कि जी आई वांट टू बी ए टीचर. और पाकिस्तान में टीचिंग के हवाले से अगेन PhD कर ली थी, तो पाकिस्तान में उस तरह से जो आपको पता है जॉब मार्केट ज़्यादातर जो है सर्विस ओरिएंटेड है, R&D इज़ नॉट मच. तो वो PhD की जो इंडक्शंस हैं इंडस्ट्री में वो इतनी नहीं है. तो ज़्यादातर जो PhDs होते हैं वो यहाँ अपना कोई वेंचर स्टार्ट कर लेते हैं, तो यहाँ फिर वो इधर यूनिवर्सिटीज़ में ही आके प्लेस होते हैं. सर बिलीव में मेरे माइंड में इतने सारे क्वेश्चंस अभी आपने जो है ना लिए हैं, मैं थोड़ा सा, क्योंकि मैं भी टीचिंग फील्ड में रहा हूँ, लेकिन मैंने जल्दी गिव अप कर दिया. लेकिन वो इसलिए गिव अप नहीं किया कि मुझे टीचिंग नहीं पसंद, मुझे थोड़ा सिस्टम के हवाले से मसले मसाइल थे. तो मुझे लगा कि शायद मैं दोबारा उस सिस्टम में ना जा पाऊँ, वहाँ पे सेट नहीं हो पाऊँगा. बहुत सारे क्वेश्चन आ गए, लेकिन मैं ट्राई करूँगा कि हम सीक्वेंस में रहें. फिर मुझे अब ये बताएं, अभी आपने मैंशन किया कि आपको टीचिंग पसंद थी. मैं एज्यूम कर रहा हूँ 2008 से ही आपने अपना टीचिंग का बैकग्राउंड जो है जर्नी शुरू कर दी. अब 2026 है. आई वांट टू नो कि उस टाइम जो आप स्टूडेंट्स में उनका एक थॉट प्रोसेस देखते थे, उनका एक लर्निंग स्टाइल था, उनकी कुछ वैल्यूज़ थी, कुछ एम्बिशंस थे, राइट. आज के स्टूडेंट में जो करंट जनरेशन के स्टूडेंट्स हैं, उनमें अब उनकी थिंकिंग में जो चीज़ें भी मैंने मेंशन किया, कितना डिफरेंस आ चुका है, और आपकी नज़र में वो डिफरेंस पॉजिटिव है या वो कंसर्निंग है? वेरी गुड क्वेश्चन. ह्यूज डिफरेंस. देखिए बैक देन जब मैं ख़ुद भी स्टूडेंट था या मैंने जब टीचिंग स्टार्ट की थी, तो हमारे पास जो लर्निंग के
अवेलेबल ऑप्शंस थे बहुत लिमिटेड थे, ठीक है। एंड अगेन दिस इज़ वन एस्पेक्ट। उसके साथ साथ जो हमारा अटेंशन स्पैन था वो बहुत अच्छा था, उसकी रीजंस थी, हमारी ईटिंग हैबिट्स ऐसी थी, हमारा स्क्रीन टाइम कम था, हमारी जो ऑन स्क्रीन टाइम बहुत कम होता था, ठीक है, और स्क्रीन अवेलेबल ही नहीं थी तो क्या करनी थी स्क्रीन, सच्ची बात है। तो इवेंचुअली ये चीज़ अच्छी थी, और व्हेन वी सिट इन द क्लास हम 1 और 2 आवर का लेक्चर बड़ी इजीली सुनते भी थे, ग्रैब भी करते थे और समझ भी लेते थे। एंड लेकिन अगेन ऑन ए अदर साइड हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस नहीं थे, लाइक हमारे पास LLM मॉडल्स नहीं थे, चैट GPT नहीं था, हमारे पास डिफरेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, कोर्सेरा नहीं था, मतलब हम कुछ चीज़ सीखना चाहते थे तो हमारे पास टीचर था, बुक थी, बुक भी हम कम ही जाते थे लेकिन टीचर ही था, ठीक है। तो इस वजह से ये होता था कि हम इस साइड से तो हमें इतनी लर्निंग नहीं थी, लेकिन वहाँ पे हमारी एक अच्छी चीज़ थी कि हमारा अटेंशन स्पैन अच्छा था। आज का जो बच्चा है ना, उसके पास अनलिमिटेड लर्निंग फैसिलिटीज़ हैं, ठीक है, लाइक इफ़ यू वांट टू लर्न फॉर एनी स्किल और एनीथिंग ही डोंट अंडरस्टैंड इन द क्लास, तो उसको टीचर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जस्ट ओपन एनी LLM मॉडल एंड आस्क अ क्वेश्चन, इट गिव यू अ वेरी सिंपल आंसर। यू कैन वांट टू सी द वीडियो ऑन दैट वन, यू कैन जस्ट गो टू यूट्यूब एंड राइट डाउन दैट थिंग कि मुझे ये समझ नहीं आया, समझाओ। देयर आर टन्स ऑफ वीडियोज़ ऑन दैट सिंगल कंसेप्ट, ठीक है। सो ये चीज़ पॉजिटिव है, ठीक है। बट अब इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट भी है, बच्चा अटेंशन स्पैन कम हो गया, ठीक है, स्क्रीन टाइम की ज़्यादा होने की वजह से, ईटिंग हैबिट्स चेंज होने की वजह से, रात सारी जाके वो रील्स देखता है, सुबह क्लास में आके सो रहा होता है, ठीक है। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं देख रहा होता हूँ बच्चे जमाइयाँ ले रहे होते हैं, हम समझते हैं रोबोट्स को पढ़ा रहे हैं, बैठे हैं चुप करके, इंटरेक्टिव नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर उसका अच्छा ये मेजर डिफरेंसेस है। फिर उसके अलावा एक ये भी चीज़ है कि बच्चों के पास बहुत कुछ है अब, ठीक है। अच्छा, अब उनको समझ नहीं आ रही कि व्हाट टू टेक व्हाट नॉट टू टेक, ठीक है। उनको कोई मेंटर गाइड करने वाला नहीं है, पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, दे आर बिजी इन अर्निंग, ठीक है। नॉर्मली बाप भी काम कर रहा है, माँ भी काम कर रही है, ठीक है, दो बोथ आर वर्किंग। और बच्चा जो है ना, वो या बाप काम कर रहा है, माँ क्या वो कैपेबिलिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी मॉडर्न एजुकेशन के ऊपर अपना कमेंट कर सके, यू नो। तो इफ़ समवन इज़ डॉक्टर, तो वो आपको AI में गाइड नहीं कर सकेगा, मेडिकल डॉक्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो देन दे नीड सम मेंटोर, समवन टू टेल के यार क्या करना है, व्हाट इज़ द फ्यूचर। तो अब आजकल के बच्चों का ना ये मसला है कि उनको समझ नहीं है वेयर टू गो, व्हाट टू ऑप्ट, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी ऐसे ही है, वो गो विद द फ्लो है, जहाँ की हवा चल रही है वहाँ पे सब करना शुरू हो जाते हैं। अब इफ़ AI इज़ अ बज़वर्ड, एवरीवन इज़ अ BS AI कर लो, BS AI कर लो, BS CS कर लो, ठीक है। इंजीनियरिंग में जॉब्स नहीं मिल रही, लीव इट। वो बाकी सारी के सारी जो आपके इतने ज़्यादा प्रोफेशंस हैं, वो सारे के सारे नहीं करने, ये जो सब कर रहे हैं उस तरफ चलो। तो इट्स लाइक ए थिंग, IT चला तो IT ऊपर चला गया, इंजीनियरिंग स्टार्ट हुई, कंप्यूटर स्टार्ट हुआ, AI आया, ठीक है। सो इस तरह तो इवेंचुअली नाउ थिंग्स गोइंग ऑन अ डिजिटल साइड, तो एवरीवन इज नाउ टॉकिंग अबाउट डिजिटल साइड। अब साइबर सिक्योरिटी का बूम है, साइबर सिक्योरिटी की तरफ लोग जाना शुरू हो गए। तो ये वो चीज़ें हैं कि जो मेजर डिफरेंस है, हमें बड़ा क्लियर होता था कि यार क्या करना है, यहाँ थोड़ा क्लैरिटी का भी इशू है, ऑप्शन बहुत हैं लेकिन पता नहीं है करना क्या। राइट। अच्छा, फिर अब जो मेरा क्वेश्चन होने वाला है ना, वो कॉम्प्लेक्स है, नॉन लीनियर है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आपका जो है ना लीनियर जवाब हो, ठीक है। क्योंकि आज के एपिसोड का थीम ही यही है कि किसने हमारे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम जो है वो तोड़ दिया, ख़राब कर दिया। तो अब हम बात करते हैं, ऑप्शंस मैं आपको देता हूँ और आपको एक बंदा सेलेक्ट करना है उसमें से, ठीक है। सिलेक्शन आपको करनी है, वो टीचर है, वो रिसर्चर है, वो पेरेंट्स हैं, वो आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपके डीन्स हैं, या वो आपकी HEC है। गवर्नमेंट डेफिनेटली आप गवर्नमेंट HEC को काउंट कर सकते हैं। अगेन मैंने आपको पहले बताया कि ये इट्स अ वेरी ओके, आई एम इनटू द सिस्टम। मैं इसका बड़ा ऑनेस्ट जवाब दूंगा आपको। मैं मतलब इस काइंड ऑफ MCQ आपने पूछ लिया, कोई एक सही करना है, लेकिन अगर इसका मुझे आप ऑनेस्ट जवाब देने देना कि एक्चुअल में है क्या, तो मैं उसका ये जवाब दूंगा, सब जिम्मेदार हैं, ठीक है। ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैं भी जिम्मेदार हूँ, ठीक है। टीचर भी जिम्मेदार है, जो लीड कर रहा है वो भी जिम्मेदार है, कहीं ना कहीं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। ये चीज़ें जो है ना टॉप डाउन चली हैं। HEC स्टार्टेड बैक इन अर्ली 2000,
ठीक है, पहले चेयरमैन आए। तो जो मेजर चीज़ें सेट की जाती हैं ना, वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से, जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनकी तरफ से सेट की जाती हैं। देखिए पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं, ये कर लेंगे, ये कर लेंगे। ऑन पेपर थिंग्स आर देयर, वी आर डूइंग बेस्ट। OB सिस्टम आ गया, ठीक है, एंड वी हैव डन अ लॉट इन reforms of teacher training programs, and lot of things are being done in different domains. रिसर्च फंडिंग्स के ऊपर बहुत बात हुई, बहुत रिसर्च फंडिंग्स दी गई, PhDs को स्कॉलरशिप पे बाहर भिजवाया गया, वहाँ से वो वापस आए, यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। लेकिन स्टिल हम दूसरे मुल्कों के मॉडल्स को फॉलो किया हमने, ठीक है, कहीं ना कहीं, बट आर वी रियली गेटिंग द आउटपुट? नो। सो दैट मीन्स कंप्लाइंस नहीं है। पेपर पे काम हो रहा है, एक्चुअल में कौन कितना उसको कंप्लाई कर रहा है, ऑन ग्राउंड क्या काम हो रहा है, नाउ दैट इज़ ए क्वेश्चन। ये अब वेरी कर रहा है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट। मैंने आपको शुरू में एक एग्जांपल दी डिपार्टमेंट की, ठीक है। आई वाज ए पार्ट ऑफ ए प्राइवेट सेक्टर, वी डोंट हैव ए अनलिमिटेड फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, बल्कि हम ट्रबल वाटर्स में थे। हैविंग सेड दैट, ट्रबल वाटर्स में होने के बावजूद वी डिड समथिंग फॉर स्टूडेंट्स। हमने इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड एक्टिव किया, मतलब एंगेज किया। अब पेरेंट्स आते थे तो उनके साथ 2 आवर्स की मीटिंग पर्सनली मैंने की हुई है। वाई आई वॉज डूइंग दैट? मैं 2 घंटे की मीटिंग एक बच्चे के पेरेंट्स के साथ बैठ के क्यों कर रहा हूँ? वाई आई एम डूइंग दैट? आई एम नॉट सपोज टू डू दैट, बट वाई आई एम डूइंग दैट? बिकॉज आई ओन द सिस्टम। आई सेड इट्स माई डिपार्टमेंट, I am leading it, I am answerable to someone. So I put my 100% effort in there to maintain that thing कि बच्चा यूनिवर्सिटी से पास हुए बगैर ना चला जाए। बच्चे के प्रॉब्लम्स हैं, अच्छा वो प्रॉब्लम्स कई दफ़ा स्टडी से रिलेटेड होते भी नहीं थे। इट्स समथिंग रॉन्ग द फैमिली, ठीक है, फैमिली में कुछ हो गया है जिसकी वजह से बच्चा अपसेट है और वो नहीं पढ़ पा रहा। सी सो दीज टाइनी एग्जाम्पल्स शो यू के ये टोटली डिपेंड करता है कि कौन शो रन कर रहा है, ठीक है। मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ऐसे लोग हैं, मुझसे भी बेहतर लोग हैं, जो बहुत आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं, ठीक है। HEC के अंदर, NCEAC के अंदर, PC के अंदर, PMDC के अंदर, जितनी आपकी एक्रेडिटेशन बॉडीज़ हैं, वहाँ पे वो वाकई अपनी एक अच्छी इनपुट दे रहे हैं और वो बहुत पेपर वर्क करके थ्योरेटिकली हर चीज़ परफेक्टली बना के पॉलिसी दे देते हैं। अब पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना किसका काम है? यूनिवर्सिटी का, ठीक है, यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन का, ठीक है, डीन्स का, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स का, एंड एवेंचुअली टीचर्स का, ठीक है। अच्छा, अब मैं ये बात करता हूँ कि ओके, क्या टीचर का कसूर है? नहीं। क्या टीचर्स ट्रेनिंग हुई, उसको सिखाया गया? एक बच्चा बाहर से PhD करके आया तो उसको टीचर लगा देते हैं आप। क्या उसने टीचिंग सीखी है? क्या उसको टीच करना आता है? उसको टीचिंग मेथोडोलॉजीज सीखी हैं, ठीक है, थिंक पेयर शेयर सीखा उसने, ठीक है, नहीं सीखा ना, उसे पता ही नहीं, वो खड़ा होता है, लेक्चर देता चला जाता है। ये उसका कसूर नहीं है, ठीक है, उसने तो रिसर्च की, पेपर पब्लिश किया, बाहर से आ गया। टीचिंग इज एन आर्ट, हाउ टू टीच। क्लास नहीं समझ आ रही तो क्लास को कैसे बताया जाए कि यार उसे समझें और वो क्रिटिकल थिंकर्स बने। वो लॉट्स पे काम करते हैं, लोअर ऑर्डर थिंकिंग पे, उसी पे चली जा रही है। स्कूल में भी वही हो रहा है, कॉलेज में भी हो रहा है, यूनिवर्सिटी में भी वही हो रहा है। वेयर आर द हॉट्स? हायर ऑर्डर थिंकिंग किधर है? क्रिटिकल थिंकिंग किधर है? एनालिसिस किधर है? क्रिएटिविटी किधर है? डिज़ाइन किधर है? क्यों वो कर नहीं पाते? क्यों उनको सिखाया ही नहीं गया कैसे करवाना है? अब ये ना एक वो विशियस सर्कल बन चुका हुआ है कि वो ब्लेम गेम है, तुमने किया, तुमने किया, तुमने किया। सो इवेंचुअली इसका आंसर मैं अगर आपको ऑनेस्ट दूँ ना तो यस, एवरीवन इज़ रिस्पॉन्सिबल, ठीक है। उसमें कई दफ़ा टीचर्स इस तक हद तक भी बोल देते हैं, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, एज ए मैंने जब हेडशिप की थी तो मेरा एक्सपीरियंस है। वो कहते हैं सर वाई वी डू दैट, वाई वी डू दैट, वी आर टीचिंग एंड वी आर गेटिंग वेरी लेस सैलरी। वो सैलरी पे ले आते हैं, कहते हैं वी डिड PhD एंड वी आर गेटिंग पीनट्स। A person sitting in an industry is getting this much and he is not even a PhD. Why I have to do this extra thing अगर आप मुझे पे ही नहीं ठीक कर रहे? You see? So as a head I don't have any answer. सफ़र कौन हो रहा है? स्टूडेंट सफ़र हो रहा है, स्टूडेंट। और eventually यूनिवर्सिटी सफ़र होगी क्योंकि स्टूडेंट की जब इनटेक नहीं होगी, लॉन्गर रन में एक फेस वैल्यू अच्छी नहीं होगी यूनिवर्सिटी की, बच्चे एडमिशन नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी नीचे चली जाएगी।
तो हम बहुत नियर फ्यूचर देखते हैं, जल्दी से एडमिशन हो जाएं, अच्छे एडमिशन्स हो जाएं, इस साल के हमारा अच्छा पैसा आ जाए, अगले साल के अगले साल देखेंगे। हम 10 ईयर्स 20 ईयर्स की प्लानिंग नहीं करते। तो जो बिग यूनिवर्सिटीज़ है ना, दे प्लान फॉर 10 ईयर्स, दे प्लान फॉर 20 ईयर्स, दे हैव 5 ईयर प्लानिंग कि हाउ टू मेक आवर यूनिवर्सिटी फेस बेटर इन फ्रंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल। ठीक है, तो अब वो इस चीज़ को जब फोकस करते हैं तो ये बाय प्रोडक्ट है, अच्छा एडमिशन होना, टीचर का अच्छा होना, ठीक है, मार्केट में आपका जो एम्प्लॉय आ रहा है वो फिर आपको प्रेफर करता है कि यार ये मेरी टॉप प्रायोरिटी है, मैंने यहाँ जॉब करनी है। ठीक है, तो उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो होता है आपकी सैलरी होती है टीचर की। ठीक है, और वो एक पीस ऑफ माइंड होता है, एक एनवायरनमेंट होता है जो आप टीचर को देते हो। अगर आप टीचर को एक अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे तो वो कैसे क्लासरूम में जाके बैठ खड़े होकर तो अच्छी क्लास लेगा? वो भी हर टाइम गुस्से में रहेगा। हम यूज्ड टू से दैट कि आज मार्क्स अच्छे नहीं आए यार, लगता है टीचर की लड़ाई हो गई है, घर से लड़ाई करके आए हैं, हम कहते थे ना ये। तो इट्स अ फैक्ट, वो भी तो इंसान है। तो अगेन मैं सारी बात करने का मकसद ये था कि सारे ही रिस्पॉन्सिबल हैं। वो आपसे क्वेश्चन इसलिए पूछा क्योंकि वो जो सब है ना, वो सब के रोल्स आपने प्ले किए हैं। आप पेरेंट भी हैं, ठीक है, आप टीचर भी हैं, आप वो HOD भी हैं, आप असिस्टेंट डीन की पोजीशन पे भी हैं। तो राइट, ये सब जो है ना ये आप पे इम्प्लीमेंट होते हैं और मुझे लगता था कि इससे ज़्यादा जो अच्छा जवाब जो है ना मुझे आपसे बेहतर कोई नहीं दे सकता। कुछ पेन पॉइंट्स डेफिनेटली मैं अपने से रिलेट कर रहा हूँ। मैं आपको अपना बता देता हूँ। मैं जब मैंने MS किया, ठीक है, जिस दिन मेरी प्रेजेंटेशन हुई फाइनल, तीसरे दिन में लेक्चरर था, राइट। तो आप वाला क्वेश्चन, ठीक है, कि क्या मुझे पढ़ाना आता मैं टीचर तो लग गया हूँ। और इसी तरह बाकी यूनिवर्सिटीज़ में भी ऐसे ही हो रहा है कि आपने MS किया, आप एलिजिबल हो, आप टीचिंग में आ जाओ। देन आई गॉट द चांस। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई ये टीचिंग तो जो है मैं बोलना आ गया है मुझे, और वो किताबों से जो है एलेक्स और जॉन को उठा के मैं अगर अपने क्लास में अहमद और फारा बोल दूं तो इट्स ओके, ये इट्स एन आर्ट। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि ये जो टीचिंग है ये सीक्रेट जॉब है, और यहाँ पे वाइट सी बात है, टीचर के एंड पे अपने चैलेंजेस हैं, सैलरी से लेके इन्वायरमेंट तक, ये वो चैलेंजेस हैं, राइट। लेकिन सर स्टिल डेफिनेटली हमने आपसे प्रॉब्लम भी पूछनी है और आपसे ही सलूशन पूछना है, क्योंकि अब आपका ये रोल आ चुका है। अगर मेरे से पूछे मैं खाली सलूशन बता सकता हूँ, मेरे पास इम्पैक्ट नहीं है। अव्वल तो मुझे अभी तक वो प्रॉब्लम्स की डेप्थ का नहीं पता जो आप देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे क्वेश्चंस जो है ना वो प्रॉब्लम भी मैंने आपको बतानी है और आपसे मैंने सलूशन भी पूछने हैं। फिर जो हमारा इंजीनियरिंग है, राइट, या हमारा कोई भी डिपार्टमेंट लगा लें, नॉर्मल मैं CF की कंप्यूटिंग की बात करता हूँ या इंजीनियरिंग की बात करता हूँ, राइट, ये हमारा सिलेबस आउटडेटेड है, ये कोई भी ऐसा सीक्रेट नहीं है, राइट। अभी आपने जिस तरह मेंशन किया कि हमारे पास जो है वो ऑन बुक्स जो है ऑन थ्योरी बहुत अच्छी चीज़ें हैं, पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कंप्लायंस नहीं है। हमारे पास OBE का फ्रेमवर्क है, वाशिंगटन अकॉर्ड है, राइट, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी फिर, लेकिन कंप्लायंस क्यों नहीं आ रहा? ठीक है, हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं वो आपको भी पता है कि वो इंडस्ट्री रेडी नहीं है, ठीक है, हमारा करिकुलम भी आउटडेटेड है, अभी आपने मेंशन किया, लेकिन ये कंप्लायंस वगैरह इस टाइप की चीज़ें, ये गैप सारा कुछ क्यों नहीं फिल हो रहा? ओके, इसमें दो पर्सपेक्टिव हैं। एक तो ये पर्सपेक्टिव, जॉब वाला पर्सपेक्टिव हम बाद में डिस्कस करते हैं, बिकॉज इट्स टोटली डिफरेंट थिंग। उसमें जो कि स्टेक होल्डर पेरेंट्स और बच्चे खुद भी हैं, तो उसको अभी हम बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि हम करिकुलम पे बात कर लेते हैं। देखिए, करिकुलम वाज आउटडेटेड, ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज़ थे और हम वही स्टीरियोटिपिकल ओल्ड क्लास करिकुलम चला रहे थे। बट इन रिसेंट टाइम्स, स्पेशली आफ्टर OBE इम्प्लीमेंटेशन, थिंग्स आर चेंज्ड अ लॉट। अगेन कंप्लायंस को भी हम साइड पे रखते हैं, लेकिन मैं वैसे बात कर रहा हूँ कि अब जो है जो HEC की नई पॉलिसी आई है 2025 के अंदर, उसमें आपने देखा होगा कि काफ़ी चीज़ें अपडेट हुई हैं जो कि हम चाहते थे, शुरू से हम इस पे बात करते थे। बाय द वे मैं OBE के साथ 2012 से मुंसलिक हूँ, बिफोर इवन कमिंग टू पाकिस्तान। OBE पाकिस्तान में 2017 में आया था थ्रू पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, और फिर उसके बाद NCEC ने भी स्टार्ट किया है ना ऑल दोस। मेरा इस पर थोड़ा प्रीवियस तजर्बा था, मैं मलेशिया के अंदर इसके ऊपर पढ़ा के आया हुआ था ड्यूरिंग माई PhD, और मुझे था ये क्या होता है CLOs PLOs एंड एवरीथिंग। और हमारे मेंटोर भी मलेशियंस ही हैं जिन्होंने हमें सिखाया था। हमने डायरेक्टली वहाँ से नहीं, वहाँ से हमने लोगों से सीखा, डायरेक्टली US से नहीं सीखा। तो अब हुआ ये कि शुरू में ऑब्वियसली वो एक टिपिकल जो पेपर वर्क था,
जल्दी से OB सिस्टम के ऊपर शिफ्ट करना है, एक्रेडिशन जो है वो OB बेस्ड एक्रेडिशन लेनी है, उसके ऊपर सारी यूनिवर्सिटीज़ ने शुरू हो गए और आवर यूनिवर्सिटी वन ऑफ फ्यू फर्स्ट यूनिवर्सिटीज़ जिन्होंने उसके ऊपर एक्रेडिशन ली। और एक ये एक होता था कि जी एक बिग थिंग कि जी जल्दी से हम उस पर शिफ्ट हो गए और हमने एक्रेडिशन भी ले लिया, समथिंग लाइक दैट। उसका फिर फ़ायदा भी था वाशिंगटन रिकॉर्ड का सेक्रेटरी होने का, आपको बाहर जॉब्स वगैरह में आसानी थी, जो सेक्रेटरी कंट्रीज़ थी उनके साथ। ऑस्ट्रेलिया के 2-3 एग्जांपल्स भी हैं जो हमारे स्टूडेंट्स उस टाइम गए थे तो उनको फ़ायदा हुआ था। तो अब लेकिन एक्चुअल जो एसेंस था ना OBE का, वो ये था कि देखें करिकुलम का बुरे होने से मुराद ये था कि करिकुलम में टू द एंड ऑफ द कोर्सेज एंड ऑफ द प्रोग्राम हमारे पास अगेन हम जो इलेक्टिव्स चूज़ कर रहे थे या कोर्सेज पढ़ा रहे थे ना, वो आउटडेटेड थे, उनको अपडेट किया गया। ठीक है, HEC ने भी लीवरेज दिया, फिर इंजीनियरिंग काउंसिल या NCEC भी लीवरेज देता है कि जी आप ऐसे कोर्सेज पढ़ाएं जो आपको मार्केट रेडी बनाएं। ठीक है, अब ये अगेन डिपार्टमेंट्स के ऊपर था कि उन्होंने कौन सा इलेक्टिव है, वो आपको ये नहीं कहते भाई इलेक्टिव ये वाला ही पढ़ाना है आपने। अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या इलेक्टिव पढ़ा रहे हो। ठीक है, अगेन वो डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर वो टीचर है जो वो इलेक्टिव पढ़ा सकता है, वो बाकी चीज़ें फिर अंदर की हैं। तो उसमें ये था कि ये चीज़ें आपने इस तरह करनी। उन्होंने एक जर्नल हमें फ्रेमवर्क दे दिया था, क्वालिटी फ्रेमवर्क, कि जी इस तरह से आपने काम करना है, इस तरह से आपने पूरा बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। इतने कोर्सेज आपके टेक्निकल होंगे, इतने नॉन टेक्निकल होंगे, कोर है, ब्रेड्थ है, इलेक्टिव्स इतने होंगे, जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक इतने होंगे, इस तरह की चीज़ें उन्होंने हमें ऑलरेडी दे दी थी। तो वो बहुत अच्छा हो गया था। ठीक है, अच्छा फिर हुआ ये कि दे ऑल्सो हैव डन वेरी वंडरफुल थिंग कि उन्होंने इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड का जो ये चीज़ थी उसके अंदर OBE के अंदर कि जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है ना आपके इर्द गिर्द, उनका एक बोर्ड तश्कील दिया जाए जो कि क्या करे, यूनिवर्सिटी विजिट करे और यूनिवर्सिटी में हर साल उसके 2 से 3 जो है वो इवेंट्स होंगे, वो आएंगे सारे। ठीक है, लोग उस इंडस्ट्री से जो टेक्निकल लोग हैं वो आएँ और आके बोर्ड्स के अंदर बैठें और वहाँ पे करिकुलम के ऊपर डिस्कशन करें और बताएं कि जी हमें क्या चाहिए, देखिए ना करिकुलम अलाइनमेंट। वो बताएंगे यार ये चाहिए, करिकुलम अपडेट हो गया। किसने कहा? IAB वालों ने कहा, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड वालों ने कहा। एंड देन एक तो ये फ़ायदा हुआ उससे, करिकुलम के अंदर हमारे पास इंडस्ट्री की इनपुट आ गई कि इंडस्ट्री जो रेलिवेंट इंडस्ट्री है वो क्या चाह रही है। ठीक है, दूसरा ऑन टॉप ऑफ दैट एक चीज़ हुई कि जब हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ ना, तो उन्होंने क्या किया, हमारे बच्चों को इंटर्नशिप्स देना शुरू कर दी। ठीक है, ठीक है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। अब किसी यूनिवर्सिटी में ये चीज़ नहीं हो रही थी, ये उनका मसला है। ठीक है, ठीक है, एंड वी यूज्ड टू डू दैट थिंग। अब हो ये रहा है कि वो बच्चे वहाँ इंडस्ट्री में जाके प्लेस हो रहे हैं। अब उनके पास ये चाहे हम इनके बोर्ड के मेंबर हैं, हम जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, और ये 2 वे चीज़ चलना शुरू हो गई। फिर हमारे फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स, जिसको हम कैप्स्टोन प्रोजेक्ट कहते हैं, उसके अंदर हमने एंगेजमेंट स्टार्ट कर दी। ठीक है, हम कहते हैं जी कि वो 12 के 12 PLOs जो अब 11 हो गए हैं, उनके ऊपर जो है वो मैप होना चाहिए। ठीक है, पूरा आपका कैप्स्टोन प्रोजेक्ट। एंड देन उसके अंदर टीम वर्क था, कम्युनिकेशन था, एथिक्स थी, एवरीथिंग। अगेन उसके साथ फिर हमने ये भी किया कि ये जो इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड के लोग थे जिस इंडस्ट्री का था, वहाँ का एक सुपरवाइज़र अलॉट कर दिया साथ, लाइक एक सुपरवाइज़र वहाँ यहाँ का, एक वहाँ का। और कोशिश ये की कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट लेके आया जाए जो कि इंडस्ट्री की, हमारी लोकल इंडस्ट्री की नीड है, छोटा सा प्रोजेक्ट। ठीक है, क्योंकि बच्चों ने 1 साल के अंदर करना होता है या 1.5 साल के अंदर करना होता है, तो वो ये काम स्टार्ट हो गया। ठीक है, इनिशियली ये काम स्टार्ट हो गया। अच्छा, उसका फ़ायदा ये हुआ कि उन बच्चों को उसी जगह पे जॉब मिल गई। मेरे पास एग्जांपल्स हैं। ठीक है, हवावे वगैरह की, और हमारे पास डायनिया पाकिस्तान है, वहाँ पे उसकी मैं नेम कोट कर रहा हूँ कि वहाँ हमने कर के आए थे। अच्छा, ये चीज़ हुई। फिर इसके साथ ये हुआ कि जो इंटर्नशिप्स थी ना, वो भी फिर इन्हीं इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्लेस होना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये वो चीज़ थी जो करिकुलम में चेंज आया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि स्टिल 100% आपका करिकुलम अपडेटेड है। ठीक है, अब चीज़ें इतनी तेज़ी से चेंज हो रही हैं कि आपको हर 1-2 साल के बाद करिकुलम में अपडेट करनी है। ठीक है, तो क्वाइट रिसेंटली HEC ने जो CS का करिकुलम दिया है, उसमें उन्होंने जो आपकी ये कोर्सेरा के कोर्सेज हैं, ये आपके ट्रेनिंग्स हैं, सर्टिफिकेशंस हैं, इनको मैंडेटरी कर दिया है। इवन इट्स ए पार्ट ऑफ करिकुलम नाउ, आपने करनी है। ठीक है, और उसके साथ ये भी कह दिया कि सिंस दे आर हैविंग सम कॉस्ट टू पे, तो वो बियर कर रहे हैं आप। ठीक है, कोर्सेरा मतलब लास्ट 1.4 मिलियन आवर्स कोर्सेरा यूज़ किया गया है थ्रू HEC, लाइक 2,67,000 कोर्सेज। किन्होंने पढ़े हैं? टीचर्स ने, स्टूडेंट्स ने।
ठीक है, ऑनलाइन लर्निंग हुई है डिफरेंट स्किल्स के ऊपर कि ये चीज़ें ऐसे हैं, एजेंटिक एआई के बारे में, रैग्स के बारे में, ठीक है, सिंपल एमएल सीखना है, पाइथन पे कोडिंग सीखनी है, इस तरह के कोर्सेज लिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह इंजीनियरिंग साइड पे देखें आप, इंजीनियरिंग के, ठीक है, स्काडा सिस्टम के ऊपर बात की, पीएलसीज के ऊपर बात की, डिफरेंट चीज़ें उनके कोर्सेज बने हुए हैं जो कोर्सेरा से इन्होंने लिए थ्रू एचईसी। तो अब ये रिफॉर्म्स हुए हैं रिसेंट टाइम्स के अंदर, और इन्होंने बच्चों ने इसके ऊपर काम किया भी है और सीखा भी है, ठीक है। और उसका फ़ायदा ये होता है कि जब ये बच्चा सीखता है उसके बाद उसके पास ये स्किल सेट आ जाता है, तो फिर ये जाके वो आगे उसको इंडस्ट्री में जब वो जॉब एक्वायर करता है या जॉब के लिए जाता भी है, तो वहाँ पे उसके पास ये एक एक्स्ट्रा एड ऑन होता है जिसको हम वैल्यू एडिशन कहते हैं, कि ऑन टॉप ऑफ डिग्री दे गॉट समथिंग इन हैंड जो कि बाकियों के पास नहीं था। तो ये एक एज है उसके पास जो उसने अचीव किया है ड्यूरिंग द स्टडीज़, जिसकी वजह से उसको जॉब मिल गई, ठीक है। तो अब चीज़ें चेंज हो रही हैं, लेकिन करिकुलम के ऊपर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। ये भी मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि 100% अच्छा हो गया, लेकिन यह है कि बेहतर हुआ है, ठीक है। न्यू थिंग्स हैज़ टू बी डन। कंटेंट जो टेक्निकल कंटेंट है उसको ज़्यादा करने की कोशिश करें, जो नॉन टेक्निकल कंटेंट है जैसे जो बेसिक्स आपके सोशल साइंसेस का कंटेंट है ये वो है, उसको थोड़ा सा अगेन क्रेडिट और वाइज कम किया जाए, बिकॉज आई बिलीव कि जिस चीज़ की वो डिग्री कर रहा है उसका ज़्यादा पढ़ाया जाए। ओल्ड टाइम्स में इसकी ज़रूरत इसलिए शायद नहीं थी कि तब चीज़ें कम थीं, सही, ठीक है, ठीक है। आई नो हम बेस बना रहे हैं बीएस पे, लेकिन बीएस इज़ नो मोर नाउ अ बेस, ठीक है। एमएस पीएचडी कम लोग कर रहे हैं अब, दे आर गोइंग फॉर ए जॉब बेस्ड ऑन द स्किल। तो बीएस के अंदर ही उनको ऐसी चीज़ें पढ़ाई जाएं जो कि इनफ हों फॉर गेटिंग ए जॉब इन ए सर्टेन स्पेसिफिक फील्ड। तो अब एक कंप्यूटिंग की फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा सब फील्ड आ चुकी हैं, तो हम हर फील्ड को बीएस नहीं बना सकते ना, तो हर फील्ड का बीएस बना के बैठ जाएं, तो कितनी ज़्यादा प्रोग्राम्स हो जाएं, 10-10 बच्चे हर प्रोग्राम में, रादर देन वी मेक अ मेजर प्रोग्राम लाइक CS एंड देन वी पुट डिफरेंट कोर्सेज इन दैट, राइट, पुटिंग इन AI, पुटिंग ए साइबर सिक्योरिटी इन दैट, पुट डेटा साइंस इन दैट, ठीक है। सो बच्चे के पास सारे के सारे फ्लेवर्स होने चाहिए। तो वो कैसे होगा? 2 तरीके हैं, एक क्रेडिट आवर्स बढ़ा दो, बच्चे को और बर्डन कर दो, फीस भी बढ़ जाएगी। दूसरा ये है कि भाई टेक्निकल कोर्सेज को ज़्यादा करो, नॉन टेक्निकल को थोड़ा सा स्क्वीज़ करो, ठीक है, सो दैट एक बच्चे के अंदर जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। तो बाकी चीज़ें वो पीछे स्कूल कॉलेज में पढ़ के हैं, थोड़ा सा रिफॉर्म्स उधर करने की भी ज़रूरत है, सो दैट हाँ वो मतलब पूरा चलता आ रहा है ना। वो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा आया है, अब हमारा काम है सब कुछ करना। 4 साल में हमने बच्चे को, जो पिछले 16 साल हैं वो साइड पे हो गए, 16 नहीं कह लो, जो 10 कह लो, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 years। अब जो 4 years है ना, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रॉम 18 to 22, इसमें सब कुछ होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, बिकॉज मैं एज ए पेरेंट भी बात कर रहा हूँ, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता है कि ये अर्ली जो के एज है ना बच्चों की, ये बहुत क्रिटिकल होती है। यहाँ जो चीज़ आप सिखा रहे हैं ना, इट हैज़ एन इम्पैक्ट। अच्छा, फिर अभी आपने मेंशन जिस तरह किया है कि चीज़ें जो हैं दे आर गेटिंग गुड, राइट, और आपने एक बात ये भी मेंशन किया कि ये यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट भी वेरी कर रही है। अच्छा, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है, वैसी बात है, अभी आपने इंडस्ट्रियल एडवाइजरी रिपोर्ट का मेंशन किया, मैं जब यूनिवर्सिटी में था तो मैं इसका पार्ट था, मैंने चीज़ें देखी, वहाँ पे ये है जिस तरह भी आपने मेंशन किया, आपने तो खैर बनाई है ना, मैं तो जो है मैं ट्राई करूँ अपना एक्सपीरियंस कम से कम रखूँ और वहाँ से जो क्वेश्चंस मुझे आ रहे हैं ना मैं वो आपसे पूछूँ। फिर नॉर्मली भी आपने कहा कि टेक्निकल कोर्सेज ज़्यादा होने चाहिए फैकल्टी डेवलपमेंट के लिए, जो है आपने वहाँ पे अपने टीचर्स को भेजना शुरू कर दिया इंडस्ट्री में कि आप इनको ट्रेन करें। फिर आपको इसमें चैलेंजेस क्या हैं? कुछ मैं आपको गिनवा देता हूँ। एक तो आपकी फैकल्टी वापस नहीं आती, जो इंडस्ट्री में चले गए उनको होता है कि अब मैं वापस क्यों आऊँ। फिर इंडस्ट्री में बड़े रैपिड चेंजेस आते हैं, वो तो एजाइल मेथोडोलॉजी चेंज करते हैं, मतलब उसको फॉलो करते हैं और उनका जो भी रिक्वायरमेंट्स बड़ी जल्दी से चेंज हो रही होती हैं। लेकिन हमारा जाहिर सी बात एक साइकिल है, हम ड्यूरिंग द सेमेस्टर चेंज नहीं कर सकते, माइट बी पॉसिबल ड्यूरिंग द ईयर भी हम अपना करिकुलम चेंज नहीं कर सकते। तो वो इंडस्ट्री वालों को हमसे बड़े मसले मसाइल थे कि हमने आपको बताया भी है कि करिकुलम में चेंजेस होनी चाहिए, लेकिन आपकी इतनी बड़ा प्रोसेस है, इतनी बॉडीज बैठेंगी, आपका मुझे एग्जैक्टली नाम नहीं आ रहा, वो फैकल्टी मीटिंग होती है, फिर बोर्ड ऑफ मीटिंग्स होती हैं, फिर जाके वो चेंज होता है। और तो ये आप मुझे बताएं कि फिर ये आपने
इसको कैसे कॉप अप किया, इन चैलेंजेस को कैसे कॉप अप किया, और बाकी दूसरे चैलेंजेस जो मैंने छोड़ दिए वो भी बताइएगा कि और इसके अलावा क्या क्या चैलेंजेस आए। इसमें जो हमें ये हर्डल मिला था कि हमने भी फेस की थी ये चीज़ की जी, वो एक क्लियर कट कहते हैं कि हमें बच्चे को हमारे बच्चे को ये चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, अगर आप ये स्किल सेट उसे सिखा दें तो विल टेक हिम स्ट्रेट वे, वेरी स्ट्रेट वे। अब होता ये है, एक मैं इससे पहले एक छोटी सी बात कर दूं कि हमारी जो इंडस्ट्री और एकेडमिया का आपस में जो लिंक है ना, ये बड़ा स्ट्रेंज है, ठीक है, इट्स ए वेरी स्ट्रेंज लिंक है, लेकिन स्ट्रेंज है, वेरी स्ट्रेंज। इस स्ट्रेंज के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, अभी मैं सिर्फ ये वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया कि मैंने ये ऑब्जर्व किया ना, ठीक है, मेरा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के अंदर कि इंडस्ट्री कुछ और सोचती है, एकेडमिया कुछ और सोचता है, दोनों की पेस डिफरेंट है, दोनों का जो आउटपुट है वो डिफरेंट है। अब वो उसमें बच्चा पिस रहा होता है, ठीक है, बच्चा अच्छा हम सप्लाई कर रहे थे, उनकी वो डिमांड होती है, ठीक है, वो दो कैस्केडेड सिस्टम्स होते हैं ना, तो अब इस सिस्टम की आउटपुट इसकी इनपुट है, ठीक है, तो इफ द आउटपुट इज नॉट राइट फॉर दिस, तो वो क्यों लेगा इनपुट, सिस्टम नहीं चलेगा ना। तो इन इंजीनियरिंग वो से इट हैज़ टू बी मैच्ड, तो जो मैचिंग ब्रिज है ना, वो किसने क्रिएट करना है, इन दोनों ने, आप आपस के हैंडशेक के साथ, ठीक है, कोलैबोरेट करके। इंडस्ट्रियल एडवाइजरी बोर्ड इसीलिए बना गया था कि ये मेक श्योर किया जाए कि ये जो ब्रिज है इन दोनों के दरमियान, ये बच्चे के लिए फ़ायदेमंद हो, कि उसको ईजी पाथ मिले यहाँ से यहाँ मूव करने में। अब जो आपका क्वेश्चन है ना, वो बड़ा रेलिवेंट है कि वो हम कर नहीं सकते थे, इंजीनियरिंग काउंसिल भी कहती है अच्छा नहीं ये चीज़ नहीं कर सकते आप ये वाला कोर्स तो नहीं, ये तो हमारे उसमें है ही नहीं है, ये कैसे कर सकेंगे, ठीक है, या ये स्कूल, अच्छा उसका तरीका है, आप कोर्स के अंदर भी कंटेंट ऐड कर सकते हैं इफ़ पॉसिबल। एज ए हेड मैं आई यूज टू डू दिस थिंग, लेट्स से सैटेलाइट कम्युनिकेशन का कोर्स नहीं है, ठीक है, वी आर टीचिंग वायरलेस कम्युनिकेशन और वी आर टीचिंग माइक्रोवेव इंजीनियरिंग फॉर एग्जांपल, so we used to put some part of satellite into the curriculum, ठीक है, to give them an idea। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, नॉर्मली हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स पढ़ाते हैं, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इज़ के यार एमएल के ऊपर इसको काम आना चाहिए, अच्छा एमएल का कोर्स नहीं है, अब क्या करें, do two ways, either you put ML into that AI course in a way कि बच्चे को वहाँ पे कुछ ना कुछ पता चल जाए, and then as a teacher lead the kids to do the training on ML using a Coursera, online tools। अच्छा नहीं करना, उस तरह से नहीं करवाना, बच्चे लेज़ी होते हैं, उनको नहीं समझ होती, जब तक सर पे नहीं पड़ती उनको नहीं पता चलता कि हम क्या कह रहे हैं, जब जॉब नहीं मिलती फिर रोते हैं, सर आप सही कहते थे, ये करना ज़रूरी था। मेक इट कंपल्सरी, आई यूज टू मेक इट कंपल्सरी फॉर द किड्स कि भाई ये काम करना है, ये वाला कोर्स लेना है आपने। उसके तरीके हैं ना, आप इंडस्ट्री से बंदे को बुलाओ, अपनी स्टूडेंट्स को ट्रेन करो, अपने स्टूडेंट्स को 1 वीक की ट्रेनिंग दे दो, या उनको कहीं भेज दो, ठीक है। अब वो स्किल सेट उनकी ट्रांसक्रिप्ट पे लिखा नहीं आ रहा, लेकिन क्योंकि वो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट थी, फलां बंदे ने बोला था अगर बच्चे को ये चीज़ आती है, स्काडा पे काम आता है, ठीक है, एम्बेडेड सिस्टम बना सकता है, ठीक है, डिज़ाइन कर सकता है, इसको भेज दो हमारे पास, वी यूज़ टू डू दिस थिंग, ठीक है। अच्छा हम उसको उसकी ट्रेनिंग करवा के विल सेंड, ओके जी ही इज़ रेडी, ट्रांसक्रिप्ट में नज़र नहीं आ रहा, बट आस्क हिम ए क्वेश्चन ही विल आंसर बिकॉज ही हैव दिस ट्रेनिंग, ठीक है, ये सर्टिफिकेट है उसके पास। सो ये वो तरीके हैं जो सिस्टम के अंदर रहते हुए आप कर सकते हो, ठीक है, और इसमें आपको HEC बहुत सपोर्ट करता है। HEC ने फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतना ज़्यादा बड़ा चंक दिया है कर्सेरा का, ठीक है, आप चाहें करें, ठीक है, और उसको प्रॉपर आपको सर्टिफिकेशन मिलती है, ठीक है, और फिर देर आर टन्स ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज अवेलेबल जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। बिग यूनिवर्सिटीज़ MIT वगैरह, ये हार्वर्ड वगैरह, ये सारे के सारे इनके कोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है। जॉर्जिया मैं विज़िट करता रहता हूँ, पहले वो डालते हैं कॉस्ट पे, जब वो कोर्स बहुत ज़्यादा हो जाता है उसके बाद क्या होता है, फ्री कर देते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट ए गुड न्यूज़ फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, और जनरली जो बच्चे नहीं कर सकते, पे कर सकते, उनके लिए मतलब कोर्सेरा का अगर कोर्स है $30-40 का, तो वो आपको $1 या $2 का कर देते हैं। अच्छा। हाँ, आई यूज टू डू दिस थिंग फॉर माई किड, ही इज़ डूइंग समथिंग इन साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, तो कॉस्ट इज़ अराउंड $99 फॉर ए कोर्स, ठीक है। तो
अब ईसी कौंसल आप जानती होंगे, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी, तो वो मैंने उसने अप्लाई किया खुद मुझसे पूछे बगैर कि बाबा आई हैव अप्लाइड, ही अप्लाइड एंड देन दे वेव ऑफ 95, 96, 97%, and then you just have to pay $4. paying $4 is not a big deal, ठीक है, उसने कर लिया। तो इस तरह से वो अगर यू पुट अप ए केस, अपनी बात लिखो, तो वो आपको दे देते हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। प्रॉब्लम ये है कि हमारे बच्चे के अंदर सीरियसनेस का प्रॉब्लम है, ठीक है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। जो मैं स्टेक होल्डर की बात करता हूँ ना, तो बच्चा खुद भी स्टेक होल्डर है अपने फ्यूचर का। तो बच्चे कहते हैं कि जी वो बस बनी बनाई मिल जाए, मैं आऊँ और मेरी जॉब भी मिल जाए, मैं वो ये जो माइंडसेट है ना, इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है। अच्छा, फिर यहाँ पे ना मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए हैं। पहले तो डेफिनेटली मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं। जाहिर सी बात है कि वो आपके पास जब यूनिवर्सिटी में 4 साल के लिए आ रहे हैं, तो उनके पीछे एक पहले वो जर्नी क्रॉस कर रहे हैं, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, फिर यूनिवर्सिटी में गए, राइट। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो चीज़ें वो लोग नहीं कर पाए, वो माइंडसेट हमें बनाना चाहिए था। मैं सोचता हूँ या समझता हूँ ये चीज़ें, जो मैं देखता हूँ कि टेक्निकल कोर्सेज हम ऐड ऑन कर सकते हैं, लेकिन वो जो उनका माइंड शेप है, वो मेरा ख्याल है कि उसमें हमारा इतना कोई रोल नहीं है। फिर अभी आपने टीचिंग पे बात की कि टीचर्स दे आर वेरी कंसर्न कि हम इतना पे ले रहे हैं एंड हमारी इतनी आउटपुट है और हमें इनपुट इतनी नहीं मिली, तो उनकी भी मुझे लगता है वैल्यूज़ में अब इशू है, राइट। ये एक बड़ा चैलेंज है। एक और क्वेश्चन जो भी आपने मेंशन किया कि नाउ वी हैव सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, कोर्सेरा है, हम इतने इतने महंगे कोर्सेज जो हैं वो डिस्काउंट रेट में कर सकते हैं, ठीक है, हमारे पास यूट्यूब है। इसके अलावा फिर पाकिस्तान में लोकल बहुत आईटी ट्रेनिंग सेंटर्स बन चुके हैं, राइट। तो अब आप मुझे ये बताएं कि बीइंग अ प्रोफेसर, ठीक है, अगर आपसे कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर मुझे यूनिवर्सिटी की क्या ज़रूरत है कि मैं 4 साल लगाऊं और इतना पे भी करूं, मतलब आपको पता है कि लाखों में जो है आपका बन जाता है आपका जो बिल है व्हेन इट कम्स टू आपकी 4 साल की डिग्री, तो मैं 4 साल की डिग्री में क्यों इन्वेस्ट करूं? अब 3-4 क्वेश्चन हैं, आप स्टेप बाय स्टेप इसको कर लें। इट्स अगेन वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन and I used to talk a lot on this one, not because I am a part of universities, मैं पढ़ाता हूँ, because एक ट्रेंड सेट हुआ आज से कुछ अर्सा पहले, मोस्टली ड्यूरिंग द कोविड एंड पोस्ट कोविड। There are some influencers, they used to come online and they talk a lot about this thing, no need to go to the university, invest on skills, and university में फ़ायदा नहीं है, डिग्री कुछ नहीं होती। So this is the basic idea, डिग्री कुछ नहीं होती। Very humbly, I disagree. यूनिवर्सिटी में आप सिर्फ स्किल या टेक्निक नहीं सीखने जाते, ठीक है। जनरली स्पीकिंग, आप जब किसी भी चीज़ की बात करते हैं, किसी भी एरिया की बात करते हैं, तो उसमें ना 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है उसकी फाउंडेशन, ठीक है, इस बिल्डिंग की फाउंडेशन है। आप इसको जितना भी अच्छा कलर कर लें, फैंसी बना लें, अगर इसकी फाउंडेशन वीक है ना, ठीक है, तो ये गिरेगी, ज़लज़ला आएगा तो ये गिरेगी, ठीक है। तो जब बच्चे हैं ना, वो जब स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी आते हैं, तो वो सिर्फ अपने साथ टेक्निकल स्किल्स या नॉलेज नहीं लेके आ रहे होते, मैथ, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का, ठीक है, वो अपने साथ बहुत कुछ लेके आ रहे होते हैं, ठीक है, जिनमें एथिक्स है, मॉरल्स है, ठीक है, उनकी बात करने का तरीका, उनके एटीट्यूड, ठीक है, वक्त के साथ चेंज होता है, ठीक है, उनकी सोच चेंज होती है, ठीक है, उनके मॉरल वैल्यूज़ चेंज होती हैं, ठीक है, सबसे बढ़ के उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप होती हैं, ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बच्चा जो है ना, मैं एग्जांपल अब डिफरेंट तरह से दूंगा आपको, डिग्री पे हम बाद में आते हैं। एक बच्चा जिसने मैट्रिक किया है और उसने एक स्किल सेट पकड़ी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, और वो उसमें मास्टर कर लिया उसने, ठीक है, एंड देन ही स्टार्टेड सेलिंग दैट स्किल आफ्टर मैट्रिक, ठीक है, या मैट्रिक भी नहीं करवाना तो एक अलग बात है आपकी, ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मैट्रिक तो कर ले एटलीस्ट। तो
इनकी जो लॉजिक है ना उसके ऊपर उस बच्चे ने वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख ली और वो करना शुरू हो गया, ठीक है, यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एट दैट टाइम ही इज स्टार्टिंग अर्निंग गुड, ठीक है। आफ्टर सम टाइम्स व्हाट हैपेंड, ठीक है, अब मैं क्योंकि एक्चुअल मार्केट के लिहाज से बात करने लगा हूँ, चीज़ें सैचुरेट हो गई, ठीक है, ठीक हो गया। आप देख लें आप वर्क का, ठीक है, फेवर देख लें आप, फाइवर देख लें, सॉरी, ठीक है, व्हाट हैपेंड, ठीक है, एक एक के पीछे हज़ार बिड्स आ रही होती हैं यार, वो फिर भी नहीं होता, ठीक है, और अब तो उन्होंने वो भी कर दिया, वो यू हैव टू पे फॉर दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर आप फिज़िकली भी स्किल बेच रहे हो लोकल मार्केट में भी कंपटीशन बहुत बढ़ गया, सही है, आपके पास ना आगे बढ़ने के ऑप्शंस नहीं है, यू लर्न वन स्किल एंड यू स्टिक विद दैट, ठीक है। अच्छा, ओल्ड टाइम्स में ये चीज़ चल जाती थी, वालिद साहब हेयर ड्रेसर थे, ठीक है, बच्चे को स्किल सेट सिखा दिया, वो भी हेयर ड्रेसर की शॉप शुरू कर देता है, ठीक है, वो चलता है। अब थिंग्स आर चेंज्ड, हर रोज़ नई टेक्नोलॉजी आ रही है, चीज़ें चेंज हो रही हैं, एक तो ये एस्पेक्ट है, दूसरा एस्पेक्ट ये है कि ग्रोथ क्या है, ठीक है, फिर सबसे बढ़ के जो बच्चा ऐसा करेगा ना स्किल सेट की बेस पे, डिग्री नहीं लेगा, अच्छा, एथिक्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये मैं वो सारे एट्रीब्यूट्स बता रहा हूँ जो बच्चा मिस करेगा, ठीक है। जब वो 4 साल यूनिवर्सिटी में होता है ना, ये सिर्फ फार्मूलाज नहीं सीख रहा होता, ठीक है, या वो कोई टेक्निकल चीज़ नहीं सीख रहा होता, वो बहुत कुछ सीख रहा होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर नहीं सिर्फ सीखता वो सीखता है पीयर्स के साथ इंटरेक्शन, ठीक है, वो सीखता है टीचर के साथ कैसे इंटरेक्शन करना है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन सीखता है, ठीक है, वो सीखता है कोई ऐसी चीज़ जो उसने नहीं, किसी ने उसको सिखाई नहीं, हाउ टू लर्न दैट, ठीक है, सेल्फ लर्निंग कैसे होती है, ठीक है, एक उसके अंदर एटीट्यूड डेवलप होता है, ठीक है, वो देखता है मार्केट कैसी है, मार्केट के लोगों के साथ कैसे चलना है, पीयर कैसे बनानी है, ठीक है, कॉर्पोरेट लैंग्वेज कैसे सीखनी है, ठीक है, सो मैनी थिंग्स आर हैपनिंग अराउंड, वो IQ उसका इंक्रीज होता है, इमोशनल इंटेलिजेंस उसकी अच्छी होती है, ठीक है, अगर आपको कोई एकदम से कोई ऐसी न्यूज़ मिले कुछ हो तो वो बच्चा एकदम पैनिक में नहीं आ जाता, स्टेबिलिटी आती है, तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो उस 4 साल में उसको सिखाई जा रही होती हैं, ठीक है, जो एट्रीब्यूट्स हैं ना स्टूडेंट के, जो लर्निंग एट्रीब्यूट्स हम बताते हैं, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बताते हैं, वो सिर्फ नॉलेज नहीं है, ठीक है, या स्किल नहीं है, इट्स वे मोर देन दैट, ठीक है। तो वो जो होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है ना बच्चे की, वो यूनिवर्सिटी में होती है, ठीक है, वो होती है यूनिवर्सिटी में, और ऑन टॉप ऑफ दैट आप अब आते हैं आपकी तरफ कि जब हमने पास आउट किया ना तो डिग्री इज़ द ओनली थिंग रिक्वायर्ड फॉर द जॉब, की भी यही थी, और आगे जॉब में जाके एक्सेल करना भी यही था, डिग्री की बेस भी होता था, अब ऐसा नहीं है, नाउ यू नीड 2 थिंग्स, यू नीड डिग्री एज ए की टू एंटर, ठीक है, एंड नन यू नीड अ स्किल टू आउट परफॉर्म अदर्स, ठीक है, अब 2 चीज़ें हो गई हैं, डिग्री प्लस स्किल सेट, ठीक है, ठीक है, स्किल सेट्स में इनकार नहीं कर रहा, इट्स ए नीड ऑफ टाइम, सीखना है, और यूनिवर्सिटी आपको खुद भी सिखा रही है, लाइक आई सेड वी यूज्ड टू डू दैट, HEC इज पुशिंग दैट थिंग, ठीक है, आपके पास अपना खुद से भी ऑप्शन है, सस्ता, फ्री भी अवेलेबल है, कोई ऐसी चीज़ है जो फ्री नहीं है वो आपको कम करके दे देते हैं, ठीक है, $4 $1 इज नथिंग, नो बिग डील, इतने के तो आप बर्गर खा लेते हो भाई, आपको 6 मंथ्स का कोर्स मिल रहा है, ठीक है, यू आर लर्निंग समथिंग, यू टू डू इट लाइक दिस, तो अगेन दोनों का होना ज़रूरी है, आप बच्चों को मिसगाइड करोगे कि यूनिवर्सिटी ज़रूरी नहीं है, यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है, अब एग्जाम्पल आप मुझे दो जी, नहीं वो देखें जी एलन मस्क ने ये कर दिया तो उन्होंने कह दिया डिग्री की ज़रूरत नहीं है, नहीं भाई ऐसा नहीं है, ठीक है, आप 1-2 ऐसी एग्जाम्पल्स कोट करके जनरलाइज नहीं चीज़ों को कर सकते, फिर MIT भी बंद कर दो, जॉर्जिया टेक भी बंद कर दो, हाँ, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज बंद कर दो ना, आप सिर्फ स्किल सिखाओ, ऐसा नहीं है, ठीक है, तो दिस इज़ टोटली रिडिकुलस, ठीक है, मैं इसके ऊपर बहुत मतलब नाकिद हूँ इसका, मैं इसके बड़े अगेंस्ट हूँ, क्योंकि बच्चा, आप एक बच्चे को जब
उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में काम नहीं करोगे ना, तो वो आगे सस्टेन नहीं कर सकता। उसने कॉन्ट्रैक्ट्स किससे लेने हैं? फॉरेन से लेने हैं। जब उसमें एथिक्स ही नहीं है, उसको इंग्लिश नहीं बोलनी आ रही या एक्सेंट डेवलप कर लिया लेकिन उसको ये नहीं पता बोलना कैसे है, देन हाउ टू गेट दैट? ठीक है, क्या वो सारी ज़िंदगी बैठ के वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता रहेगा? एक्सेल नहीं करना उसने आगे। तो ये एक बड़ा अजीब चीज़ है, स्टार्ट हो चुकी हुई है। स्किल ओनली स्किल सेट, नो, इट हैज़ टू बी डिग्री प्लस स्किल सेट। ठीक है, ये आपका डिफरेंस डालता है एक आम स्टूडेंट और एक अच्छे स्टूडेंट में। दोनों चीज़ें होनी ज़रूरी है। ठीक है, अब इस पे अगेन मैं जनरल बात कर रहा हूँ। सम यूनिवर्सिटीज़ आर नॉट गुड इनफ कि वो डिग्री के अंदर आपको वो सपोर्ट, वो इकोसिस्टम, वो इन्वायरमेंट दे रही है जो होना चाहिए। ठीक है, ऐसा है। देयर आर मैनी यूनिवर्सिटीज़ जो ऐसे कर रही हैं, सही है, मैं जानता हूँ यूनिवर्सिटीज़ के नाम को, जो कि नहीं वो चीज़ कर पा रही जो करना चाहिए था उनको। ठीक है, बिजनेस मॉडल्स हैं पूरे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उस पर फिर अब यूनिवर्सिटी की तरफ है कि यूनिवर्सिटी ऐसा ना करे। ठीक है, इस चीज़ को देखे कि किस तरह ठीक करना है कि स्टूडेंट्स अगर आपको इतनी फ़ीस पे कर रहे हैं तो उनकी जो पर्सनालिटी बिल्डिंग, उनकी जो डेवलपमेंट है, बोथ टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों एस्पेक्ट्स को देखा जाए। ठीक है, और उनके ऊपर फोकस किया जाए और पूरा एक ऐसा स्ट्रक्चर इन्वायरमेंट दिया जाए कि वो बच्चा डिग्री लेने से पहले ही यूनिवर्सिटी में प्लेस हो चुका हो। ठीक है, कैरियर फेज होने चाहिए। मतलब बच्चे को गुजारे तो सही ना किसी चीज़, वो पहले दिन इंटरव्यू तब देने जाता है जब उसके पास डिग्री आ चुकी होती है। सही, दिस इज रॉन्ग। ठीक, इट हैज़ टू बी स्टार्टेड इन 4th सेमेस्टर। मॉक इंटरव्यूज, अच्छा गलती हो रही है, ठीक है, ये करना है। मेंटर्स हों जो बताएं, बेटा नहीं ये तुमने गलत बोला है, इस तरह बोलना है, बेटा ये कपड़े पहन के आने हैं, बेटा ऐसे बोलना है, हैंड आई कोऑर्डिनेशन ऐसी होनी चाहिए, ये आपने टून आई करनी है, टून लो करनी है, इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे देना है। स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, मैं खुद हायरिंग मैनेजर रहा हूँ, स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हम पूछते हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ें नहीं पूछते। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और बच्चे का हम देख रहे होते हैं, उसका एटीट्यूड देख रहे होते हैं कि बोल कैसे रहा है, शर्मा तो नहीं रहा, फंबल तो नहीं कर रहा, नर्वस तो नहीं हो रहा। जब आप बार बार एक चीज़ प्रैक्टिस करोगे तो नर्वस कहाँ से हो गया? खत्म होगी नर्वसनेस। आप धड़ल्ले से बोलोगे हाँ ऐसे है। ठीक है, एक बंदे ने फर्स्ट डे आके बड़े क्राउड के अंदर बॉलिंग कराई, वो वाइड्स फेंकेगा नो। ठीक है, जब वो अपनी पीक पे चला जाता है, 10 साल बाद वही बॉलिंग करवाता है, तो वो कहता है इट्स माई ग्राउंड। ठीक है, अब मैं देखता हूँ कैसे क्या होता है। कॉन्फिडेंस आ गया ना, प्रैक्टिस है ना। हमारे बच्चे प्रैक्टिस किए बगैर मार्केट में जाते हैं और फिर मुंह की खाते हैं। ठीक है, वो जॉब नहीं मिली हमें। भाई जॉब आपको क्यों नहीं मिली, उसकी रीज़न है, वो रीज़न आपने ठीक करनी है, प्रैक्टिस करनी है। तो ये प्रैक्टिस बच्चे का अपना भी काम है और यूनिवर्सिटी का भी काम है। अच्छा, फिर यहाँ पे अब स्किल्स की बात हो रही है। अब अगर हम एआई की बात करें तो एआई ने हर चीज़ के डायमेंशंस चेंज कर दिए हैं, वो डिज़ाइनिंग हो, वो कोडिंग हो, वो आपका रिसर्च वर्क हो, राइट। व्हेन इट कम्स टू द स्किल्स, आप क्या समझते हैं कि जो बच्चा अभी यूनिवर्सिटी में है वो अपना, ठीक है, जो भी उसकी डिग्री है वो स्किल्स तो ले रहा है, लेकिन इसकी पैरेलल वो कौन से स्किल्स को एम्फसाइज करे, राइट, कि जो उसको मदद देंगे, राइट। अब जिस तरह एक इट्स अ डिबेट, आई वांट कि आप इस पर भी थोड़ा सा आंसर दें कि हम ये कहते हैं कि एआई जो है वो रिप्लेस कर देगा जॉब्स को, राइट। ये थोड़ा बाद में दीजिएगा आंसर, लेकिन अभी वो स्किल्स, एक है एआई रिप्लेस कर देंगे स्किल्स, वो कौन से हैं, ठीक है, और कौन से स्किल्स हैं जो एआई रिप्लेस नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। सो यू वांट मी टू आंसर फर्स्ट कि कौन सी स्किल्स जो है वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकती और कौन सी कर सकती है। बीइंग अ स्टूडेंट, आप जिस भी डिग्री में हैं, ये स्किल्स आपके लिए जो मस्ट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल एआई का जो कंसेप्ट है ना, ये अब कई लोगों को क्लियर नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस के लिए जो देख रहे हैं व्यूअर्स, उनके लिए बताता चलूँ एज ए प्रोफेसर इन CS, मैं बताता चलूँ कि बट एआई बड़े सिंपल वर्ड्स में एआई है क्या चीज़। सो बेसिकली वी एज ह्यूमन वी ट्राई टू रेप्लिकेट एवरीथिंग फ्रॉम नेचर। ठीक हो गया। अब हमने कोई चीज़ देखी जो अल्लाह ने बनाई हुई है, तो हम कहते हैं यार हम इसको रेप्लिकेट करने की कोशिश करते हैं, तो दैट बिकम्स ए टेक्नोलॉजी। ठीक है, सिंपल सी दैट। अब फिलॉसफी उसके पीछे ही है, ऑब्जर्वेशन बेस है, एक्सपेरिमेंट बेस है, हम कोई ना कोई काम करते हैं लैब के अंदर एंड देन वी कम अप विद एन आइडिया, ओके यार ये ऐसे अच्छा चलो टेक्नोलॉजी बन जाती। एआई भी समहाउ इसी तरह है कि हम ह्यूमन ब्रेन को मिमिक करना चाह रहे हैं। ठीक है, so the idea is कि we do have the data, okay, lot of data is available,
एंड बेस्ड ऑन दैट डेटा वी डू सम डिसीजंस, वी यूज़ दैट डेटा, ठीक है, कि एज ए इनपुट, और हम उसको एक सिस्टम को देते हैं जो थकता नहीं है, ठीक है, जिसको फटीग नहीं होती। हाँ, हम तो फटीग में चले जाते हैं ना थोड़ा सा काम करके, तो वो फास्ट है और वो जल्दी काम कर लेगा बेस्ड ऑन द इनपुट डेटा। तो छोटी सी एग्जांपल, बड़ी ही लेमैन एग्जांपल देता हूँ। एक बच्ची है, वो रोटी बनाना सीखती है, किससे? अपनी माँ से। तो माँ ने वो डेटा ट्रांसफ़र किया उसके अंदर, उसको करके दिखाया, तो उसने कॉपी किया, फिर वो विद टाइम क्या करेगी, वो उसको परफेक्ट कर लेगी। सेम वे से देयर इज एन डेटा ऑफ एनीथिंग, मेडिकल डेटा, साइबर सिक्योरिटी, इंट्रूजन डिटेक्शन का कोई डेटा है, ठीक है, कोई इमेज है, ठीक है, किसी ऑयल वेल का डेटा है, ठीक है, किसी भी फॉर्म का डेटा है, इन ए पिक्चर फॉर्म और इन ए डिजिट फॉर्म, एनीथिंग, वो डेटा आप एक सिस्टम को देते हो और उस सिस्टम को बोलते हो अपने आप को इस पर ट्रेन करो। और वंस ट्रेन, तो फिर हम कहते हैं जी आप टेस्ट करो कि क्या तुम अच्छे ट्रेन हुए हो, क्या तुमने अच्छा सीखा है साइकिल चलाना या नहीं, अभी ज़रूरत है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। सो बेसिकली एआई क्या कर रहा है, चीज़ों को ऑटोमेट कर रहा है, ठीक है। अब वो जो जॉब्स हैं जिसमें ऑटोमेशन है, ठीक है, जिसमें एक ऐसी चीज़ है जो ऑटोमेट हो रही है, वो तो इवेंचुअली मोस्ट ऑफ देम आर गॉन ऑलरेडी, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा जो है वो जाने वाली हैं, ठीक है, रिप्लेस हो जाएंगे। हमने अभी रिसेंटली देखा Oracle ने क्या किया, ठीक है, दे जस्ट फायर्ड एवरीवन 6 AM सुबह मॉर्निंग में, उनको ईमेल आई है कि नो मोर सर्विसेज, नो मोर रिक्वायर्ड, दैट्स इट, नो वार्निंग, नथिंग। सो इवेंचुअली एवरी बिग जॉइंट कंपनी विल डू दैट, ठीक है, ऑटोमेशन है। अब आप कहते हैं कि जी एआई क्या चीज़ रिप्लेस नहीं करेगी, देयर आर मेनी जॉब्स जो रिप्लेस नहीं होंगी, ठीक है, जिसमें रेपिटेशन नहीं है, सही है। ऑन टॉप ऑफ दैट एआई कई जॉब्स क्रिएट भी कर रही है, मैंने अभी शुरू में आपको बताया था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, ठीक है। सो दोज 78 मिलियन न्यू जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड मोस्ट ऑफ देम आर based on this technology, let it be a big data, AI, cyber security, ठीक है। इवन अब ये भी स्किल सेट है, टेक्नोलॉजी लिटरेसी भी एक स्किल सेट है, ठीक है, इसको भी उन्होंने वेट दिया है कि जी वो लोग फ्यूचर में ज़्यादा कामयाब होंगे जो टेक्नोलॉजी को सीखेंगे। अब टेक्नोलॉजी इज़ ए बिग वर्ड, इट्स नॉट जस्ट AI, ठीक है। इफ़ यू नो हाउ टू यूज़ द टेक्नोलॉजी यू विल बी सक्सेसफुल इन फ्यूचर। ये अब स्किल सेट बन चुका होगा, मोबाइल फ़ोन यूज़ करना एक स्किल सेट है, टेक्नोलॉजी है ना। हाँ, अगर नहीं आता यूज़ तो आप चीज़ों में पीछे रह जाओगे, ठीक है। हमारे पेरेंट्स से बड़ी मुश्किल से ये चीज़ें सीखी। अगर आपको उबर नहीं मंगवानी आती, क्रीम नहीं मंगवानी आती, तो ऐसे ही है, ठीक है, चीज़ें स्लो हो जाएंगी, पैनिक में चले जाओगे, ऑटोमेशन ख़त्म हो गई है, भूख लगी है तो यू हैव टू गो आउट टेक इट, आप फूड पांडा से ऑर्डर नहीं कर सकते। सो वन थिंग्स आर देयर। तो इसका मतलब है दिस इज़ ऑल्सो ए स्किल सेट, ये भी लर्न करना है। तो अगेन AI itself will not do any harm, but प्रॉब्लम ये है कि अब अगर आप रेपिटेटिव चीज़ों पे बात करते हो ना, जी मैं प्रेजेंटेशन बना के पैसे कमाता हूँ, और जी मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके पैसे कमाता हूँ, ठीक है, मैं स्टोरी लिख के पैसे कमाता हूँ, ठीक है। अब ये वो चीज़ें हैं जो वो कर सकता है, ठीक है, एंड विद टाइम वो बेहतर करता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ रिप्लेस हो जाएगी हर फील्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, बट दोज थिंग्स जहाँ ह्यूमन ब्रेन इन्वॉल्व है, क्रिटिकल थिंकर्स, अच्छा, अब ये स्किल सेट कोई समझता ही नहीं है। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हम हायर ऑर्डर थिंकिंग को यूनिवर्सिटी में ही क्यों लेके आते हैं। असल एज तो थी स्कूल, स्कूल में हम वही रोड मेमोराइजेशन कर रहे हैं, वही चल रहा है, रटा मारो नॉलेज जो है, वन डे यू कम एंड यू राइट, इफ यू डू गुड यू गॉट मार्क्स, परफेक्ट। सो जो ब्रेन स्ट्रॉमिंग है, जो इसको यूज़ करने वाला काम है, जो हायर ऑर्डर थिंकिंग है, वो नहीं ली जाती बच्चों में, ठीक है। बच्चे उसके टून हो चुके होते हैं, ठीक है। मैं अब जनरलाइज नहीं कर रहा कि देयर आर मेनी गुड स्कूल्स जो कर भी रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो बच्चे पीछे रह जाते हैं। स्कूल में भी वही, कॉलेज में भी वही, यूनिवर्सिटी में भी आते हैं तो वो मुझे नज़र आता है। अच्छा, यूनिवर्सिटी में हमें ना फर्स्ट सेमेस्टर में ना मुझे नज़र आ जाता है
कि ये वाला बच्चा अच्छे बैकग्राउंड से आया है, अच्छे बैकग्राउंड से मराद है कि अच्छे स्कूल से कॉलेज से आया है, ये वाला जो है ये बेचारा जो है, अब उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता, ऐसे ही स्कूल सिस्टम ही ऐसा डेवलप हुआ है, एक तो है नहीं है, ठीक है, एक अच्छे स्कूल से आया, एक नॉर्मल से, एक बिल्कुल ही थके हुए स्कूल से आया। तो अब ये डिफरेंस जब आ जाता है ना, तो मेरे लिए एज ए टीचर बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आई हैव टू टेक दैट किड अलोंग जो सबसे कमज़ोर है। एज ए टीचर दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैं उसको नहीं फोकस कर रहा जो सबसे, वो तो फ़ौरन से जवाब दे देगा, चलो जी, उसको देख के चला, फिर तो बाकी गए सारे काम से। तो अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, जो आपका एआई है ना, वो बेसिकली नीड है। तो मैं इसके ऊपर एक बहुत हैवी कमेंट करने जा रहा हूँ। जिस तरह इंटरनेट एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी थी 90s के अंदर, और जिसने जितना जल्दी इसको ऑप्ट कर लिया वो बिलीनियर बन गया, ठीक है, वो सक्सेसफुल हुआ किसी भी तरीके से, ठीक है, किसी ने वो ले ली, ये वेबसाइट्स ले ली, और पता नहीं क्या क्या स्टार्ट किए, ठीक है, कोई सोशल मीडिया बना के बैठ गया, कुछ किया, ये फेसबुक, यूट्यूब सारे 2000 के मिड तक स्टार्ट हुए थे सारे, उससे पहले एक ऑर्किड हुआ करता था, ठीक है। तो इसी तरह से एआई एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जिसने चीज़ें चेंज करके रख दी हैं, सही है। अब एआई इटसेल्फ इज़ डूइंग वंडर्स, सही है। ऑब्वियसली अभी वो अपनी इंक्यूबेशन में है, मैं ये वर्ड बोल रहा हूँ इंक्यूबेशन का, कि अभी वो मैच्योर नहीं हुई, ठीक है। वी हैव लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटिंग, पावर का मसला है, डेटा सेंटर्स के इश्यूज हैं, बहुत ज़्यादा पावर यूज़ की जा रही है, अब उस तरफ काम हो रहा है, हाउ टू सस्टेनेबल एनर्जी के थ्रू कैसे काम किया जा सकता है, ठीक है। द मूवमेंट क्यू डे इज़ हेयर, आई एम टॉकिंग ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है। द मूवमेंट इट इज़ एक्सपेक्टेड कि बाय 2030 वी डू हैव द क्वांटम, फुल क्वांटम computing in place, ठीक है। The moment we connect these two, AI plus quantum, things will be changed altogether. We have unlimited computing power with AI. Imagine what we are doing, ठीक है। So prepare yourself for that. Now comes the point कि क्या किया जाए। Now ये अब डिस्कसेबल चीज़ है, बच्चा क्या करना चाहता है, क्या फ्यूचर है, साइबर सिक्योरिटी में जाना है उसने, एआई की कौन सी डोमेन उसने चूज़ करनी है, बिग डेटा के ऊपर काम करना है, अपनी ही नीश में रह के, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट सम अदर, साइकोलॉजी है, मेडिकल फील्ड है, ठीक है। डॉक्टर्स जो रिसर्च साइड पे काम कर रहे हैं, वो थोड़ा सा ही होता है कि यार जब हम यूज टू सबमिट द पेपर्स, तो उसमें थोड़ा सा ये आता है कि जब क्लिनिकल एस्पेक्ट ना आ रहा हो, एआई की बात कर रही हो, तो थोड़ा सा एक फीलिंग आती है कि जी कैन एआई रिप्लेस द डॉक्टर्स, नो, इट्स ए क्वेश्चन। तो अब बात वहाँ आ जाती है कि यार ह्यूमन हेल्थ के ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, अभी वो इतना इस काबिल नहीं हुआ कि हम उसको फुली, ठीक है, इट्स लाइक ए बडी टू यू, यू वांट टू आस्क समथिंग, तो आप उसको एज ए यूजफुल हेल्पिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक डिसीजन बेस्ड ऑन एआई, ठीक है, इट्स नॉट दैट मच मैच्योर। फिर एथिक्स आ जाती है उसके अंदर, एक्सप्लेनेबिलिटी आ जाती है कि क्या वो वाकई वो जो डिसीजंस ले रहा है वो ठीक है, व्हाट मेन फीचर्स इट यूज टू टेक दैट डिसीजन। हमें पता होना चाहिए ना, आप एज ए डॉक्टर डिसीजन लेते हो कि इसको कैंसर है, तो आपसे पूछा जाएगा भाई कैसे बताया आपने कैंसर है, तो आप बताओगे यार ऐसे ऐसे, तो वो जो ऐसे ऐसे है वो कैसे होगा, वो हम एक्सप्लेनेबल बनाते हैं उसको, अच्छा ये थे जिसकी वजह से इसने ये बोला, तो समथिंग लाइक दैट। तो मैं अगेन कमिंग बैक टू अगेन बार बार मैं उस तरफ चला जाता हूँ कि यस ए विल रिप्लेस, AI along with other things will replace things, but a lot of new jobs are coming. So if you have three things, आप इन जॉब्स के अंदर प्लेस हो सकते हो। पहली चीज़, ठीक है, ये मैं सारे स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ, पहली चीज़ इन डेप्थ नॉलेज, किसी एक डोमेन का इन डेप्थ नॉलेज। ये ऊपर से थोड़ा थोड़ा अच्छा ये नाम आ गया, अच्छा ठीक है जो नो, इन डेप्थ फाउंडेशन बेस्ड स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इफ यू ऑन डेटा बेस डू इट वेरी स्ट्रांगली। सेकेंड थिंग कंसिस्टेंसी, दिस इज द की, ये हमारे बच्चों में नहीं है। वो एक काम स्टार्ट करते हैं, हॉप करके इधर चले जाते हैं, फिर उधर चले जाते, नहीं, कीप ऑन हिटिंग, कीप ऑन डूइंग, ठीक है। ट्रस्ट अल्लाह, होप छोड़नी नहीं है, लगे रहो, सीखते रहो, वन डे यू विल बी मास्टर ऑफ दैट थिंग, सही है। दिस इज, और लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, जिस पे बहुत कम लोग बात हैं, करेक्टर, ठीक है। करेक्टर एथिक्स मस्ट है। ये लॉन्ग जो आप सोचते हो ना कि लॉन्गर गोल पे, तो आपका करेक्टर डिफाइन करता है, नाउ यू आर ए लीडर इन दिस वन, लोग आपकी बात सुनते हैं, ठीक है। अब आपके ऊपर है मेक ब्रेक करना कि आपने किस तरफ लगाना है अगली यूथ को। एक करेक्टर ही तो लूज हुआ है पाकिस्तान का। आप देखें कौन लोग लीड कर रहे हैं हमारी यूथ को कि ये ठीक है ये गलत है,
अब वो किस तरफ लेके जा रहे हैं यूथ को, आप देखें यूथ कहाँ जा रही है, ठीक है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड द वे दे आर डूइंग। हर बंदा पैसा कमाने जैसे मर्जी आ जाए। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, टिकटॉक के ऊपर एक गलत काम हो रहा है जिससे पैसे कमाए जा रहे हैं, एवरीवन इज डूइंग दैट, कॉपिंग दैट जस्ट टू गेट द मनी। दैट्स नॉट हाउ वी डू एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन, दैट्स रॉन्ग। क्यों? क्योंकि अब वो बुत हमारा पैसा बना लिया हुआ है ना, उनके लगता है पैसा सब कुछ है। तो व्हेन पैसा इज एवरीथिंग दे डू जो भी बोला जाएगा उनको वो करेंगे, ठीक है। मतलब एग्जाम्पल कोट की है एक प्लेटफॉर्म की, सारे प्लेटफॉर्म्स में ऐसा ही, ठीक है। तो अगेन ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप एफर्ट करो, अपने आप को काबिल बनाओ। ये जो पैसा है, फेम है, ये बाय प्रोडक्ट है इसकी, ठीक है। ये आपको मिलेगी, ठीक है। आप मेहनत करो के तो मिलेगी। और अल्लाह ताला मुसलमानों को तो यार बरकत है, ठीक है। गुरा कर रहा है तो उसको मिल रही है, तो हम करेंगे, हमें क्यों नहीं मिलेगी? हमारा तो ये भी ईमान है ना कि हम मुस्लिम हैं, ठीक है। अल्लाह हमारे काम में बरकत डालेगा। तो हम ये एक्सपेक्ट भी भूल जाते हैं। हम कहते हैं नहीं यार ये सब कर रहे हैं, देखो उसने पैसे कमा लिए, इस तरह करके मैं भी यही काम करता हूँ। फिर वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, इधर हॉप किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये एवेंचुअली वो जो एक इंग्लिश सेइंग है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ओके, ठीक। इट टुक मी टाइम टू नहीं इट्स टोटली फाइन, ठीक है। सो दैट मींस यू आर डूइंग एवरीथिंग, ठीक है, एंड इवेंचुअली यू आर डूइंग नथिंग, यू नथिंग इन हैंड। ऐसे नहीं करना। फिर यहाँ पे मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहले आपने जो बात की कंसिस्टेंसी की, फिर एक बड़ा जो मैं भी पर्सनली बिलीव करता हूँ कि भाई द मोर यू नो दैट यू डोंट नो, राइट। एक आपका एक आइडिया आपके पूरा जो है ना, एक ऐसा आइडिया आपकी पूरी डायरेक्शन चेंज कर देता है। आप जिस तरह एआई में तेज़ी आ रही है, तो ये कंसिस्टेंसी एक बड़ा चैलेंज नहीं है? क्योंकि आप जैसे जैसे चीज़ों में जाते हो तो आपको वो रास्ते भी नज़र आते हैं, आप एक स्टेप लेते हो आपको दूसरा स्टेप नज़र आता है, फिर आपको भी होता है कि नहीं यार ये वाली डायरेक्शन सही है, तो आप अपनी लाइफ को ही डिज़ाइन करते रहते हो, उसके अकॉर्डिंगली नए नए आइडियाज़ आते हैं। जिस तरह मैं भी आपसे मिला हूँ, राइट, तो मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली, अब मेरी थिंकिंग चेंज हो गई है। अब जो मेरा पुराना एक मॉडल था वो मैंने चेंज किया, मैंने कहा नहीं दिस इज़ द वे, राइट। तो ये एक कंसिस्टेंसी वाला आप इसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे? दूसरा ये आई वांट कि आप ये बताएं कि करैक्टर और पर्सनैलिटी में क्या फ़र्क है। ये जो दो चीज़ें जो है ना, ये मेरे क्वेश्चन हैं आपसे। ओके, फर्स्ट वन इज़ वेरी सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है। दैट इज़ ए एट्रीब्यूट जो जिस बंदे में होगा ना, इवेंचुअली सक्सीड इन एवरीवेयर। वो बात यह है कि हम अगर ये कह देते हैं ना कि बस सीखना ख़त्म हो गया है, तो फिर आपने ख़त्म कर दिया, लाइफ इज़ एंडेड, ठीक है। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि यू हैव टू लर्न न्यू थिंग्स एंड एवरी डे समथिंग इज बीइंग लर्नड, अनलर्नड एज वेल, ठीक है। कुछ लर्न कर रहे होते हैं, कुछ अनलर्न कर रहे होते हैं। तो लाइफ लॉन्ग लर्निंग इसका आंसर है। और उसमें जब टेक्नोलॉजी या अपनी प्रोफेशनल लाइफ की बात आती है तो अगेन सेम थिंग, समथिंग न्यू हैपेंड, यू हैव टू बी अडैप्टिव। देखिए आपकी इंडस्ट्री जो है ना, पाकिस्तान की इंडस्ट्री, एनी इंडस्ट्री, लेट इट बी एजुकेशन इंडस्ट्री है, जितना लेट करेगी ना एआई को अडॉप्ट करने में, ठीक है, उतना लेट उनको उसका फ़ायदा होगा, ठीक है। नाउ एआई इज़ इन मार्केट सिंस लास्ट 4-5 years, ठीक है, जिसको मैं ठीक वाला, मतलब उससे पहले रिसर्च में काफ़ी काम था, लेकिन एक्चुअल जो इम्प्लीमेंटेशन हो रही है इट्स बीन लाइक 4 to 5 years नाउ। और पाकिस्तानी मार्केट ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट के साथ इन टच है, ठीक है। बिग जायंट्स आर मूविंग टुवर्ड्स दैट। हमारी अगर वही स्टीरियोटिपिकल सोच रही कि नहीं देखेंगे, कर लेंगे, देखें, पता नहीं है, ठीक है। कितनी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं या कितनी ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनमें एआई सेंटर्स या एआई को लेके या एआई की डोमेन की जॉब्स आ रही हैं। लाइक चलें अभी आप टेक्निकल की बात ना करें, एडवाइजरी में रख लें आप, आपके बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, आपके डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनमें एक बंदा ऐड करें जो एआई के ऊपर बात कर सके, जो आपकी कंपनी को एआई बेस बना सके, ठीक है, चीज़ों को ऑटोमेट कर सके, ठीक है। वो सिर्फ देखिए इसमें आपका फ़ायदा है ना, वो सिर्फ ये नहीं करेगा कि वो आपकी कंपनी को ट्रांसफॉर्म करेगा इनटू ए मॉडर्न वन, जिसमें आपको ऑब्वियसली सेलिंग पॉइंट होगा जी, फर्स्ट एआई दिस दैट। ऑन टॉप ऑफ दैट एक फ़ायदा है आपको, ठीक है, आपकी सेल्स बूम कर जाएंगी, 2x 3x थोड़ी बात कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ,
ठीक है, द मूवमेंट यू ट्रांसलेट चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी अच्छा कहाँ पे है, ठीक है। प्रेडिक्टिव एनालिसिस एक चीज़ होती है, AI विल टेल यू व्हाट्स कमिंग बेस्ड ऑन डेटा, ठीक है। आपकी चीज़ें ऑटोमेट हो जाएंगी, या आपके बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स हैं, ठीक है, जो आपके पूरे फाइनेंस को और हर चीज़ों को हैंडल करते हैं। इफ़ यू पुट एन AI इन दैम, यू विल गेट एग्जैक्टली कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, मार्जिन कहाँ पे आगे बढ़ने का, किस चीज़ को स्टार्ट करूँ, किसको कम करूँ, ठीक है। अभी आप ले लेते हो एक लेट्स से एक कंपनी है जो फूड में काम करती है, ठीक है, उसके बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब जो ह्यूमन इनपुट है उसके अंदर, ये चीज़ अच्छी है, ये बुरी है, आ गई, देन व्हाट, उसका कोई आपने एनालिसिस किया कि किसकी प्रोडक्शन बढ़ा दूं, किसकी कम कर दूं? कोई प्रोडिक्शन, चीज़ें मैनुअली हो रही हैं स्लो पेस पे, डिपेंडेंट ऑन ह्यूमंस। If that guy who is dealing with that do something wrong, everything is wrong. So जो heads है ना, उनके लिए ये बड़ा important है। एक डैशबोर्ड बनाओ जिसमें everything is seen in front of me. Okay, yeah, I have put this much money. These is the sectors जहाँ पे ये पैसा गया, ठीक है, and then eventually इसके against ये चीज़ प्रोडक्ट बनी, ये सेल आउट हुई, ये मेरा प्रॉफिट आया। Now AI will tell you कहाँ पे आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हो टू मेक इट बेटर, ठीक है, कहाँ कम कर सकते हो, कहाँ से कट डाउन कर सकते हो, और इवेंचुअली आपके इतने मिलियन ज़्यादा हो जाएंगे, यू सी। सो ये आपने करना है, अब नहीं करोगे इवेंचुअली आपने करना है। कोई भी चीज़ आती है, जितनी जल्दी से आप उसे ऑप्ट करते हो उतनी जल्दी आपको उसका फ़ायदा होता है। तो आर आवर इंडस्ट्री रेडी फॉर दैट, ठीक है, दैट्स अ क्वेश्चन। So they don't know what's that. वो AI को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ठीक है। तो स्मार्ट ओनर, स्मार्ट CTO, स्मार्ट CEO is the one who actually opt this first. सर ओके, दूसरा क्वेश्चन, करेक्टर और पर्सनालिटी। सर इन दोनों को, क्योंकि आपने करेक्टर की बात की, डेफिनेटली इट्स अ वेरी, या दे आर लिंक्ड। करेक्टर is basically a base. Where you, it's starting from the moment you starting speaking, or it's from the it's all about your inner journey. ये inner journey है, like you when you are with your parents, not even going school, character build. You say thank you, you say welcome, you know how you eat, how you talk to the elders, ठीक है, यंगर से कैसे बात करनी है, क्या एटिकेट्स हैं, क्या वो सारा ये आपका कैरेक्टर डिफाइन हो रहा होता है। अच्छा, एक ये एनर्जी है एक आपके अंदर, ठीक है, और ये रेजोनेट करती है आपके अंदर से। इफ़ यू मीट ए पर्सन विद ए गुड कैरेक्टर, आपको फील आएगा यार, आपको अच्छा लगेगा उसके करीब रहना, ठीक है, ठीक है। ये जो कशिश है ना, ये वो चीज़ वो उससे निकलती है। अंबिया की आप एग्जाम्पल लें ना, तो लोग उनके पास घंटों घंटों बैठे रहते थे, ठीक है, ठीक है, वजह थी ना उसकी, अखलाक अच्छा था, दे टॉक गुड, नो नेगेटिविटी, पेशेंस, ठीक है। अच्छा, पर्सनैलिटी इज अगेन इट्स इज पार्ट ऑफ दैट थिंग। इस पे बेहतर कमेंट तो ऑब्वियसली साइकोलॉजी वाले लोग कर सकेंगे, लेकिन लाइक आई बिलीव पर्सनैलिटी इज द वन जो आप फिर दुनिया को दिखाते हो, लाइक द वन यू आई एम हैविंग गुड क्लोथ्स ऑन, my personal hygiene is good, no one is being disturbed by me, I'm putting a good perfume, I talk good with them, I talk politely with them, not with the one जिनसे आप डरते हो, like boss से नहीं, नीचे जो आपके नायब कासिद अटेंडेंट्स हैं, या जो आपके ऑफिस में लोअर पोजीशंस पे काम करते हैं, उनसे आपका बिहेवियर कैसा है, ठीक है। एंड नॉट ओनली दैट, आपके अपने बच्चों से कैसा बिहेवियर है, अपने स्पाउस से कैसा बिहेवियर है, ठीक है। क्योंकि वहाँ आपका असल पता चलता है ना कि आप क्या हो, वहाँ पता चलता है। जहाँ पे आपको पता होता है कि यार हाँ ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वहाँ पता चलता है कि यू आर गुड और बैड। सम पीपल आर वेरी गुड आउटसाइड, वेरी गुड, परफेक्ट, बट व्हेन यू गो होम, राइट। अच्छा फिर हमने स्टूडेंट्स की बात कर ली, हमने सिस्टम की बात कर ली, ठीक है, हमने करिकुलम की बात कर ली, बट अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान में अगर मैं टॉप रिसर्चर्स का नाम लूँ ना, तो उसमें से आप एक हैं, ठीक है। तो इसमें मैं डिसएग्री करूंगा, वो आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो इट्स टोटली फाइन। फिर लेकिन अगर मैं अब आपसे इस हवाले से बात करूँ कि पाकिस्तान में रिसर्च कल्चर स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ में बड़ा वीक है, वो अब आपने
पहले ही क्योंकि क्रक्स बता दिया कि भाई ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है, लेकिन R&D जो है हमारे पाकिस्तान में जो मॉडल है वो रिसर्च जो तीनों बेसिकली क्लासेस पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करे, आपका क्लासरूम है, आपका स्टूडेंट है, आपका सोसाइटी है, राइट, वो मॉडल बेसिकली आपकी नज़र में उसमें चैलेंजेस क्या हैं और आपकी नज़र में वो मॉडल होना क्या चाहिए? ओके, रिसर्च इज़ गुड, पाकिस्तान अच्छा रिसर्च में काम कर रहा है एज फॉर एज थ्योरेटिकल रिसर्च इज कंसर्न। आई मीन ये अच्छा कि आपने क्लियर कर दिया, वरना मैंने फिर आपसे you produce papers, good papers, right. Okay, fine, but when you talk about research based project translated to some tangible output that is beneficial for the society, no, वहाँ हम बहुत लैग कर। फिर इसमें आपका मॉडल जो इस पे आपने जिस पे किया हो काम और आपने ट्राई किया हो कि यार ये अब सारा कुछ हो गया, स्टूडेंट्स भी मुझे समझ लग गया, करिकुलम भी मैंने चेंज कर लिया, अब ये जो चीज़ है ना, यहाँ ना मैं अगेन वही बात करूँगा कि इंडस्ट्री का ऑन बोर्ड होना बड़ा इंपॉर्टेंट है। HEC अपने तौर पे काफ़ी फंड्स वगैरह देते रहते हैं, लेकिन अगेन इतने अरसे से हम दे रहे हैं फंड्स वगैरह, HEC वाले डिफरेंट कैटेगरीज में दे रहे हैं, लेकिन उसके एंड पे जो आउटपुट आ रही होती है वो वही आ रही होती है, या लैब को प्रोटोटाइप बन रही होती है, उसको कमर्शलाइज नहीं किया जा रहा होता, या फिर ये है कि वो एक पेपर की फॉर्म में आ रहा होता है, ठीक है, और बड़ी फंडिंग चली जाती है, एंड देन एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी गॉट इन हैंड, एनी प्रोडक्ट दैट कैन बी सेल आउट एज ए स्पिन ऑफ कंपनी हम ओपन करके उसको सेल आउट करें, नो, ठीक है, मे बी कोई एग्जांपल हो, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसी एग्जांपल नहीं देखी। मैं पार्ट ऑफ HEC रिव्यू कमेटी, मुझे पास आते रहते हैं, तो मैं देख रहा होता हूँ बस वही चल रहा होता है कि ये कर दिया, इस तरह कर दिया। कोई प्रोडक्ट फॉर्म में कोई चीज़ आए ना, लेट्स से वी से कि जी ये बॉटल हमने बनाई है, ठीक है, तो ये एक ऐसी बॉटल है जो कि एनवायरनमेंट फ्रेंडली बॉटल है कि जब आप इसको फेंकेंगे तो ये कुछ अरसे बाद आप अपने ये जो है वो अपने आप जो ख़त्म कर देगी, ठीक है, डीकम्पोज हो जाएगी और ये एनवायरनमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालेगी। तो इस तरह की कुछ जो आउटपुट बेस्ड टेंजिबल आउटपुट जो कि सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, वो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मसले हैं और नहीं है ऐसा। उसकी एक बड़ी रीज़न ये भी है कि जो एक बाहर का मॉडल होता है कि इंडस्ट्री और एकेडमी आपस में मिलकर काम करते हैं, इंडस्ट्री में कोई बड़ा प्रॉब्लम आता है ना, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जो वो कहते हैं यार हाँ ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है या कुछ नई चीज़ बनानी है, तो वो दे ऑलवेज लुक टुवर्ड्स ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, ठीक है, एंड देन जैसे ओके फाइन देयर इज़ ए R&D सेक्टर एंड देन दोज R&D सेक्टर्स विल एंगेज विद ऑरिक्स एंड ऑल, तो फिर वो वहाँ पे मिल के काम करते हैं, फिर उसके अगेंस्ट PhDs प्रोड्यूस होते हैं, MS प्रोड्यूस होते हैं, वो मिल के रिसर्च करते हैं, उसका फिर एक डूएबल सोल्यूशन निकाल के वो इंडस्ट्री के पास जाता है, फिर इंडस्ट्री उसको एक प्रोडक्ट रेडी फॉर्म में लेके आके मार्केट में लेके जाती है, और ये एक जनरल मॉडल है जो कि बड़ी कंट्रीज़ के अंदर चलता है। अच्छा, पाकिस्तान में प्रॉब्लम ये है कि हमारी ज़्यादातर जो इंडस्ट्री है वो सर्विस ड्रिवन है, दे आर नॉट इनटू एन R&D, और फिर वो थोड़ा पेस उनकी काफ़ी तेज़ है, हमारा सेमेस्टर पेस है, उनका मार्केट पेस है। वो कहते हैं जी जल्दी से आएँ, पैसा कमाओ, ठीक है जी, है वो R&D पे इन्वेस्ट नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म गोल्स के ऊपर उनका फोकस होता है। ऑब्वियसली वो सेट माइंड है, बिजनेस माइंड है, दे थॉट कि जी यार इतना पैसा लगाया, इतना पैसा वापस आए, दे आर नॉट थिंकिंग फॉर बिग कि 10 साल बाद मैं ये चीज़ करूँगा। उसका फ़ायदा भी होता है, लेकिन वो नहीं, इस तरह की सोच नहीं है। फिर एक एस्पेक्ट गवर्नमेंट का भी है, फिर आपको पता है हमारे यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी का बड़ा मसला है, जिसमें एनर्जी क्राइसिस हैं और टैक्सेस हैं और लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, तो फिर वो एक इफेक्ट आता है, तो लोग जो है ना वो रिस्क नहीं लेते, वो कहते हैं यार नहीं यार मैंने ये काम कर दिया, फिर पता चले मेरे सारे पैसे डूब जाएंगे, तो उनका अपना एक फियर फैक्टर है। फिर यूनिवर्सिटी का अपना एक फियर फैक्टर होता है कि क्योंकि बेसिक पर्पस उनका ये होता है कि टीचिंग करना है, ठीक है, टीच करना है स्टूडेंट्स को, तो रिसर्च फिर वो इतने हद तक ही देख रहे होते हैं कि हाँ यार पेपर लिख लिए, कर लिया। व्हेन इट कम्स टू ए टेंजिबल आउटपुट प्रोडक्ट, पेटेंट्स लिखने की बात आती है, तो उसमें फिर होता है कि आपको टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ दे आर गुड, दे आर गिविंग टाइम, दे आर गिविंग लेस क्रेडिटर्स टू द प्रोफेसर्स एंड ऑल दोस रिसर्चर्स जो इस पे काम कर रहे हैं, उसमें फिर वो इंडस्ट्री में जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, फिर एक कोई ऐसा प्रॉब्लम लेके आते हैं, फिर उसके ऊपर काम होता है किसी भी लेवल पे, आई थिंक कैपस्टोन प्रोजेक्ट होता है, MS PhD लेवल पे काम होता है, और एंड पे कोई प्रोडक्ट बनती है और वो जाती है, ठीक है। लेकिन जो है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ वो जो है ना उसी मॉडल पे चल रही हैं कि बस ठीक है रिसर्च मीन्स दैट, और फिर इसमें फटीक बहुत है, ठीक है, जब आप प्रोडक्ट हैंडल करते हो ना बहुत फटीक है, तो यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स हैं ना वो फटीक कई दफ़ा लेते भी नहीं है वो, क्योंकि उनको पता था यार इजी वे नहीं है,
ठीक है, स्पिन ऑफ कंपनी खोलना यूनिवर्सिटी के साथ एक बिल्कुल उसके अंदर एक ऐसा सिस्टम बना के लेके आना जिससे इंडस्ट्री आएगी करेंगे, तो ये है। लेकिन पॉजिटिव चीज़ें भी हैं, जैसे प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस का एक कंसेप्ट आया अभी HSC की तरफ से, जिसमें जो इंडस्ट्री में बंदा काम कर रहा है ना उसको प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस कह रहे हैं, एंड वो अपने उस 10, 15, 20 साल के तजर्बे के साथ आके बच्चों को पढ़ा रहा है, ठीक है, एंड वो इंडस्ट्री का नॉलेज बच्चों में ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है। इसी तरह से ये लोग फिर इंडस्ट्री के वही अपनी इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स भी लेके आ जाते हैं कि बच्चों ये प्रॉब्लम है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो ये चीज़ें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ हो रही है, लेकिन यह है कि इसको क्रॉस द बोर्ड हर जगह होना चाहिए, ठीक है। और इसमें सबसे जो बड़ा इशू आता है ना, ट्रेनिंग्स का आता है। फैकल्टी या रिसर्चर्स की ट्रेनिंग्स नहीं होती हैं, ठीक है। आप विद इन यूनिवर्सिटी तो ट्रेनिंग्स करवा सकते हो, सीनियर प्रोफेसर्स को या रिसर्चर्स को आप इंगेज करो ना। जूनियर फैकल्टी, लैब इंजीनियर्स आते हैं, लेक्चरर्स आते हैं, उनको आप कहो यार आपने इनके साथ काम करना है, ठीक है, मेक इट ऑफिशियल, ठीक है। वन डे यू जस्ट दे लेट्स डिस्कस समथिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस, वी यूज्ड टू डू द ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन इन द प्रीवियस यूनिवर्सिटी। वहाँ पे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, अच्छा क्या प्रोजेक्ट है, इससे ये काम करना है, ब्रेनस्टॉर्मिंग ये प्रॉब्लम आ गई कैसे करना है। तो ये मशवरे वाला जो है, एक बंदा है वो मशवरा ले रहा है, तो सारे उसके अपना इनपुट दे रहे हैं, तो ये वाला भी चीज़ थोड़ा सा ना नहीं की जा रही है। तो डिसीजन एक बंदा ले लेता है एंड दैट्स इट, ठीक है। तो बड़े फैक्टर्स हैं जो इसके अंदर आते हैं। तो अगेन रिसर्च हो रही है, लेकिन टेंजिबल रिसर्च, ऐसी रिसर्च जो कि प्रोडक्ट बना रही है, वो नहीं हो रही। वो रिसर्च तक, पेपर तक आके रुक जाती है। उस पेपर को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है इनटू ए फुल प्रोडक्ट बाय सिक्योरिंग ए पेटेंट और कॉपीराइट, वो नहीं हो रहा, ठीक है। और उसमें कई दफ़ा फैकल्टी को पता ही नहीं है करना कैसे है। पेटेंट राइट अप्स ही नहीं आते, वो पेटेंट को ऐसे लिख रहे होते हैं जैसे पेपर लिख रहे होते हैं। उनको कॉपीराइट का ही नहीं पता कि कॉपीराइट क्या होता है, कैसे करना होता है। सो ये वो सारी चीज़ें हैं जो होनी चाहिए। ओरिक इसके अंदर काम कर रहा है, जो हमारे ओरिक के ऑफिस हैं, लेकिन अगेन फिर वही बात करूँगा, वेरिएशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, बट आई डेफिनेटली नो आपकी कमिटमेंट्स वगैरह हैं, एंड आई एम सो लकी कि आपने इतना टाइम दिया, बट डेफिनेटली दिस इज़ माय लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। सर वो स्टूडेंट्स, देखें आप 2008 से हैं अब तक, आपके पता नहीं लाखों स्टूडेंट्स हैं, तो मैं अच्छा चले हज़ारों स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है सर, आपके हज़ारों स्टूडेंट्स हैं। आई जस्ट वांट कि आप उन स्टूडेंट्स के, बहुत सारे स्टूडेंट्स आपके साथ टच में होंगे और बहुत सारे घूमे, राइट। अब जो गुम हो चुके हैं स्टूडेंट्स, आप उनके लिए क्या मैसेज देंगे? डेफिनेटली अब एक तो ये है कि वो गुम भी हैं, वो परेशान भी हैं, ठीक है। जो आपके करंट स्टूडेंट्स हैं, अगर वो भी अपने डिग्री को लेकर अनसर्टन है, क्योंकि ये ना थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन बड़ा उसको कर दिया, मैंने कंबाइन कर दिया। वो स्टूडेंट्स जो कहीं घूमे और वो आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल माय स्टूडेंट्स जिनको मैंने पढ़ाया या जिनके साथ रिसर्च की, उनके साथ मेरा एक बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है। all of them, most of them have my number as well, and whenever they message me or call me, I try my best to answer them as soon as possible. एक उनके साथ बड़ा अच्छा एक यूनिक सा मेरा बॉन्ड है। और यस, मैसेज मेरा यही होगा उनके लिए, जो मैं आई यूज़ टू से देम इन द क्लास एज वेल, के सक्सेस जो है ना वो एकदम से नहीं मिलती, ठीक है। वो दो स्मॉल फेलियर्स आर द स्टेप्स टू द सक्सेस। तो अगर हम वो फेलियर्स नहीं आएंगे ना ज़िंदगी में, तो सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। तो वो एक स्टेपिंग स्टोन है, ठीक है। जैसे आप स्टेयर केस पे जाते हो ना, तो वो दो स्मॉल फेलियर्स आर एक्चुअली योर स्मॉल सक्सेस। यू लर्न समथिंग आउट ऑफ दैट, ठीक है। एंड योर पर्सनैलिटी शुड बी दैट कि जी आप एक मुसलमान हैं। कायदा साहब ने कहा था, मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, ठीक है। तो दैट मीन्स एज ए मुस्लिम व्हेन वी सी ए प्रॉब्लम, तो हमारा ये ईमान है कि यार ये प्रॉब्लम अल्लाह की तरफ से है, ठीक है, ये एक आजमाइश है, एंड मैं एज ए मुस्लिम, एज ए ह्यूमन इसमें से गुजरूँगा विद हेड हाई। आई विल नॉट ब्रेक, ठीक है, मैं ऊपर जाऊंगा, इसको गुजर के आगे जाऊंगा, ठीक है। तो वो जो चीज़ है ना, एक बच्चा अपनी हर चीज़ हार के बैठ जाता है, ये बड़ा एक अलमिया है आजकल के बच्चों में कि बस पता नहीं क्या हो गया। नो, कीप ट्राइंग, ठीक है। आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आप फेल ना हो। एग्जाम्पल्स हैं आपके सामने, ठीक है, सो मेनी एग्जाम्पल्स। किन की एग्जाम्पल्स हैं? द बेस्ट ऑफ द बेस्ट,
प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एग्जांपल आपके साथ, पहले दिन ही तो सारे मुसलमान नहीं हो गए थे ना, ठीक है। सो दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स, सो कीप ट्राइंग, कीप हिटिंग इट, एंड इवेंचुअली विद टाइम, विद योर एफर्ट, यू विल गेट इट। जी बहुत शुक्रिया आप सबका। मुझे उम्मीद है कि आपने पॉडकास्ट पूरा देखा होगा। लेट मी टेल यू, अगर आप स्टूडेंट हैं, ग्रेजुएट होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी में एंटर होने वाले हैं, अपने कैरियर के हवाले से परेशान हैं, या आप पेरेंट रोल में हैं, तो दिस पॉडकास्ट इज अ मस्ट थिंग फॉर यू। आपने ये पॉडकास्ट सुना है, एंड आई डू बिलीव कि ये सिर्फ बातों की हद तक आप ना रहिएगा, बल्कि जो इंसाइट्स यहाँ से आप मिली हैं उसको प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट करने की और उन पर सोचने की ट्राई कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हम जल्द ही एम्पावरमेंट टॉक्स के एक नए एपिसोड से मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा जी। जज़ाकल्लाह खैर।